हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। लास्ट लेक्चर में मैंने फ्लूइड डायनामिक्स से स्टार्ट किया था। फ्लूइड डायनामिक्स में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझाया था, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करता है द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो अक्रॉस द पाइप इज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। जिस रेट से वॉल्यूम यहां पे फ्लो कर रहा होगा लिक्विड का, उसी रेट से यहां पे वॉल्यूम फ्लो कर रहा होगा। वो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को डिफाइन करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, जो हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहेगा। किसी इंस्टेंट पे एरिया कम कर देते हो तो वहां से फ्लो करने वाले लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और सेकंड हमने पढ़ा था बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब पाइप के थ्रू लिक्विड फ्लो कर रहा होगा या फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, तो किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड प्रेशर प्लस फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होगा कांस्टेंट रहेगा। इस पे बहुत सारे कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स के कंसेप्ट को भी समझा था। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। कंटेनर में लिक्विड फिल कर दिया अपन ने रो डेंसिटी का, तो यहां से निकलने वाले फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी किसी होल से, वो होगी v इज इक्वल टू रूट अंडर 2g इंटू एच। एच क्या? इस कंटेनर पे जहां होल किया है उससे वर्टिकल हाइट, लिक्विड के वर्टिकल हाइट का। नीचे लिक्विड कितना फिल्टेड इससे कोई मतलब नहीं है। मान लो कंटेनर ये है, यहां पे तुमने यहां पे होल कर दिया और यहीं तक लिक्विड फिल्टेड है, तो बताओ वेलोसिटी क्या होगी? 0। क्यों सर? क्यों? जहां पे होल किया वहीं तक लिक्विड फिल्टेड है, उसे जस्ट बराबर में है, तो वहां से पानी निकलेगा ही नहीं। अगर तुम लिक्विड होल को यहां होल करोगे तो h हाइट पे तो वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। कंटेनर की हाइट कितनी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंटेनर का एरिया क्या हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंटेनर में कौन सा लिक्विड है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वेलोसिटी सिर्फ डिपेंड करता है रूट अंडर 2g इंटू वर्टिकल हाइट पे। जब यहां से फ्लूइड निकलता हुआ बाहर गिरेगा तो किसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r पे गिरेगा, जिसको हम कहते हैं रेंज। ये रेंज का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम तब होगा जब होल का पोजीशन एग्जैक्टली कंटेनर के मिड में रखेंगे। होल का पोजीशन कहां रखेंगे? कंटेनर के मिड में रखेंगे। क्लियर है? मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है? कंटेनर के हाइट के बराबर। यहां पे जब होल करोगे तो रेंज मैक्सिमम होगा, वो रेंज मैक्सिमम रेंज h के इक्वल आएगा। देखो ये रहा मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कैपिटल H। ये सारी कहानी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। अ टैंक इज फिल्ड विद अ वाटर ऑफ हाइट h। टैंक इज फिल्ड विथ वाटर ऑफ हाइट h। हाइट के टैंक में मैंने वाटर फिल कर दिया। होल इज मेड ऑन वन ऑफ द वॉल एट अ डेप्थ d बिलो द वाटर सरफेस। मान लीजिए वाटर सरफेस यहां तक है, तो इससे d हाइट पे जाके, मतलब डेप्थ पे जाके ज्यादा अच्छा होगा। एक मैंने होल बनाया बिलो द वाटर सरफेस। द डिस्टेंस x फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल एट विच द स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग आउट। मतलब यहां से x डिस्टेंस पे स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉल कर रहा है, मतलब ये रेंज जैसा हो गया। देन फाइंड x की वैल्यू बताया। मुझे सिर्फ दो ही चीज दिया है, कंटेनर की हाइट और सरफेस से होल का डेप्थ। बेटा ध्यान से सुनना, यहां से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी होगी रूट अंडर 2g इंटू ये कैपिटल D। सिर्फ D पे डिपेंड करता है होल के पोजीशन से कितने हाइट तक वाटर लेवल फिल्टेड है। और जो रेंज होगा वो तो होता है x की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? यहां पे जब वाटर निकल रहा था वर्टिकल डायरेक्शन में निकला था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकला था, आई एम सॉरी। वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 होने की वजह से मैं डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट कह सकता हूं रूट अंडर 2 इंटू वर्टिकल हाइट हमें डायरेक्ट नहीं पता है, h में से d को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो h माइनस डी बाई जी। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे, क्या करोगे? प्रोडक्ट कर दोगे, तो रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा 2g कैपिटल D इंटू रूट अंडर 2 कैपिटल H माइनस d बाई स्मॉल g। g से g कटेगा, रूट टू क्या हो जाएगा? 2, और अंदर में हो जाएगा आपका d इंटू कैपिटल H माइनस डी। ढूंढ लो 2 बाहर, d इंटू कैपिटल H माइनस डी का पावर हाफ। ये आंसर आ गया। ये वही चीज है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, बट पैरामीटर्स अलग हो गए। अब यहां पे देखिए कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल कर दिया। h हाइट का कंटेनर है, लो डेंसिटी की लिक्विड मान लो इसमें मैंने फिल कर दिया। मिड पॉइंट से अगर मिड पॉइंट पे होल करता तो रेंज उसका मैक्सिमम होता और कैपिटल आर के हाइट ऑफ द कंटेनर की इक्वल होता। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रूफ कर दिया था। अब ये कह रहा है कि मिड पॉइंट से स्मॉल h ऊपर जाके मैंने एक होल किया और मिड पॉइंट से स्मॉल h नीचे जाके होल किया, तो यहां से रेंज है R1, ऊपर वाले से रेंज है R2। तो R1 बाई R2 का रेशियो बताओ। बेटा ध्यान से पेशेंटली सॉल्व करना, नीट में ऐसा एक सवाल पूछ लिया था, अच्छे से सॉल्व करना एकदम।
यहां से इस होल से जो वेलोसिटी होगा, लिक्विड का बाहर की तरफ जो वेलोसिटी होगा, उसकी वैल्यू होगी मान लीजिए v2 रूट अंडर 2g इंटू इस होल से वर्टिकल हाइट कितने तक लिक्विड फिल्डेड है। ये वाला हाइट कैसे निकाले, ये पूरा h है तो मिड पॉइंट होगा h/2, ये पूरा h/2 में से स्मॉल h सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये होगा h/2 माइनस स्मॉल h, h/2 माइनस स्मॉल h, ये होगी वेलोसिटी। और टाइम ऑफ फ्लाइट इसका देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो किया है तो वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा रूट अंडर 2 इंटू वर्टिकल हाइट h, ये वाला यहां से यहां तक डिस्टेंस h/2 और ये स्मॉल h, तो h/2 प्लस स्मॉल h डिवाइडेड बाई g, ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी। यहां से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है रामलाल, उसको ध्यान से देखो तो ये वेलोसिटी होगा रूट अंडर 2g इंटू यहां से ये वाला हाइट लिक्विड लेवल का। होल से कितने हाइट तक लिक्विड फिल्डेड है वो होता है वेलोसिटी के फॉर्मूले में, और जैसे जैसे हाइट चेंज होता जाएगा वेलोसिटी चेंज होता जाएगा। तो ये हाइट निकालने का तरीका, ये मिड पॉइंट है तो ये h/2 है, h/2 और स्मॉल h, बड़ा आसान है, h/2 प्लस स्मॉल h। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो होगा रूट अंडर 2 ये वाली डिस्टेंस, तो ये पूरी h/2, ये पूरी h/2 वैसे स्मॉल h सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा h/2 माइनस स्मॉल h बाई g। तो रेंज 1 हो जाएगा वेलोसिटी 1 इंटू टाइम फ्लाइट 1, और रेंज 2 हो जाएगा वेलोसिटी 2 इंटू टाइम फ्लाइट 2। जब यहां से रेंज कैलकुलेट करोगे r2 तो ये आएगा 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 2 बाहर, g से g कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर h/2 प्लस h इंटू h/2 माइनस h। और r1 जब इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो भी यही आएगा, कैसे देखो g से g कैंसिल मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 मल्टीप्लाई 4 बाहर चला जाएगा 2, ये होगा कैपिटल H बाई 2 स्मॉल h, और ये होगा कैपिटल H बाई 2 माइनस स्मॉल h। अब इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करूं, सॉरी इक्वेट करूं, डिवाइड करूं, कंपेयर करूं तो दोनों एग्जैक्टली सेम है। देखो 2 h/2 प्लस स्मॉल h, h/2 माइनस स्मॉल h रूट में। मतलब यहां पे मुझे ये सीखने को मिला कि यहां पे मिड पॉइंट पे अगर होल करोगे तो रेंज मैक्सिमम होगा, यहां से जितना ऊपर जाओगे उतना ही नीचे जाके होल करते हो तो रेंज बराबर आएगा। ये तो साहब एकदम वही बात हो गई, कौन सी, प्रोजेक्टाइल वाली। प्रोजेक्टाइल के केस में याद करो कि 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है, जितना पीछे आओगे उतना ही आगे जाओगे तो रेंज इक्वल होगा। यार ये तो गजब बात बताई, फ्लूइड में भी यही होता है। हाँ सेम, आगे सवाल देखो कुछ ऐसा ही है। A tank is filled with a water and 2 hole A and B are made in it for getting same range। अरे भाई तुम कह रहे थे कि मैक्सिमम रेंज होगा यहां पे, मतलब ऊपर जाएंगे तो भी रेंज कम, नीचे आएंगे तो भी रेंज कम, तो जितना ऊपर जाएंगे जितना नीचे आएंगे उतने डिस्टेंस पे रेंज बराबर मिलेगा। जितना मान लो h ऊपर गए और h नीचे आए तो जितना ऊपर रेंज कम होगा उतना नीचे कम होगा तो सेम रेंज मिलेगा। हाँ ये बात तो ठीक है, तो ये बात उल्टा भी तो सही होगा। देखना ये क्या कह रहा है कि मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर पे अपर सरफेस से h है, h डैश पे, और नीचे से h डैश पे 2 होल कर दिए, दोनों पे रेंज सेम मिल रहा, तो दोनों की वैल्यू बताओ। एकदम प्रोजेक्टाइल वाला केस है। एक बात बताओ, रेंज अगर सेम है तो पक्की बात है कि मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस सेम होगी, और मिड पॉइंट मतलब ये h/2 ये h/2, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है मिड पॉइंट से, बेस का और सरफेस का। हाँ सर सेम है। यहां से डिस्टेंस करूं कुछ x और यहां से करूं x तो ये बराबर होगा तभी रेंज सेम होगा। प्रूफ हो गया है? हाँ सर प्रूफ हो गया। इसका मतलब h और h डैश सेम होगा, और ये h था तो h डैश बाई h का रेशियो पूछा है 1:1 होगा, आंसर ये आएगा। एकदम प्रोजेक्टाइल वाला केस है, मैंने तुम्हें बताया था ना। बताओ तो कंप्लीमेंट्री एंगल जानते हो? हाँ सर कंप्लीमेंट्री एंगल जानते हैं। अगर θ1 θ2 की वैल्यू में रखो 80 डिग्री और 10 डिग्री तो रेंज की वैल्यू सेम होगी सर, सेम होगी, क्योंकि 45 से ये जितना आगे 45 से वो उतना ही पीछे है। या ऐसे देखते हैं कि दोनों का सम 90 हो जाए तो रेंज सेम मिलेगा। दोनों का सम क्या हो जाए? 90 हो जाए तो रेंज सेम मिलेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो ये कहानी है। आगे देखिए। A cylinder containing a water stand on a table of height h. A small hole is punched in the side of the cylinder. It is at base. Then a stream of the water strike at the ground at a horizontal distance r. Cylinder containing a water stand on a table of height h. अच्छा भाई साहब, अभी तक तो हम जमीन पे कंटेनर को रखते थे, ये साहब कह रहा है कि टेबल पे रखो, और h हाइट का टेबल है, इसके बेस पे होल किया है, तो ये यहां से r डिस्टेंस पे इसका रेंज है। तो बताइए कि यहाँ पे लिक्विड कितने स्मॉल हाइट तक फिल्डेड था। बड़ा आसान सवाल। अरे यार उसी चीज को घुमा फिरा के सवाल पूछता है बच्चा, इसको परेशान हो जाता है, कहता है क्या है। अरे रामलाल ये क्या है, एक बात बताऊं,
बेस पे होल करा बताया, ठीक है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा √2h/g। मानता है ये बात? क्योंकि बेस पे होल किया है तो स्टैंड की हाइट के बराबर ही तो ट्रेवल करना है इसको वर्टिकल डिस्टेंस, और होल कहीं भी करोगे वेलोसिटी यहां पे हॉरिजॉन्टल होगा। और सर रेंज आर, हाँ रेंज आर, तो यहां पे v की वेलोसिटी निकाल लो, v कितना होगा, तो v होगा सर √2g इंटू स्मॉल एच, वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट √2g इंटू स्मॉल एच। आ गया आंसर। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो g से ये g कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 ये बाहर निकल जाएगा, तो 2 √h इंटू कैपिटल H बराबर आर, 2 को नीचे ले आओ और रूट को इधर ले आओ तो स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल R²/4 इज इक्वल टू h बाई स्मॉल h बाई कैपिटल H को नीचे ले आओ, स्मॉल h की वैल्यू पूछी थी R²/4h, R²/4h आंसर। कंसेप्ट समझ आया तो कोई खास बात नहीं है। ये देखो, व्हाट इज फिल्ड इन अ टैंक अप टू 3 मीटर हाइट, ठीक है 3 मीटर हाइट, टैंक में 3 मीटर हाइट, द बेस ऑफ द टैंक इज एट हाइट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ अ होल मेड इट इन सो दैट वाटर कम स्प्रेड इनटू द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। भाई जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल में एंगल बढ़ाते हैं रेंज बढ़ता है, 45 पे रेंज मैक्सिमम, फिर एंगल बढ़ाएंगे रेंज घट जाता है। सिमिलरली यहाँ पे कंटेनर की हाइट के मिड पे अपने को होल करना होता है फॉर अ मैक्सिमम रेंज। देखो मान लो मैं थोड़ा सा और आपको महसूस कराऊं, मान लो कंटेनर है, देखो बेटा थोड़ा सा फील करो, सोचो समझो, तो कोई बुराई नहीं है। मान लो यहाँ पे कंटेनर है और मैं होल ना जानबूझ के यहां कर रहा हूं, पक्की बात है वेलोसिटी बहुत कम होगी क्योंकि होल से ऊपर लिक्विड लेवल का हाइट ही नहीं है, तो यहां से जो वाटर निकलेगा ना जस्ट रिश्ता हुआ ऐसे ऐसे आएगा, इसका रेंज बहुत कम होगा। अगर तुम नीचे आओ तो नीचे आने पे वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट घटेगा। क्यों? क्योंकि यहां से जब निकला था तो ज्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में, यहां से हॉरिजॉन्टल निकलेगा तो कम हाई वर्टिकल हाइट कम टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे नीचे आओगे वेलोसिटी बढ़ेगा लेकिन टाइम घटेगा, नीचे आओगे वेलोसिटी बढ़ेगा टाइम घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा टाइम घटेगा। यहां पे वेलोसिटी बहुत लेकिन टाइम बहुत कम, तो रेंज कम। तो मिड पॉइंट पे होल करोगे तो रेंज तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम। अब तुम कह रहे हो कि कंटेनर का बेस तो यहां है लेकिन यहां पे जो होल करा है वाटर निकल के बेस तक थोड़ी ना पहुंच रहा हो, तो ग्राउंड तक पहुंच रहा है, तो अपने को ये हाइट कंसीडर करना है। तो 3 + 1 क्या हो गया, 4, 3 + 1 क्या हो गया, 4। तो ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पे होल करेंगे तभी रेंज मैक्सिमम होगा, 2 मीटर की हाइट पे। तो ये हो जाएगा 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो डिफाइन होगा वो तो नीचे ग्राउंड पे आने का टाइम फ्लाइट होगा, तो उसमें तो ये भी हाइट आएगा। तो प्रूफ भी करोगे तो हमें क्या लेना होता है कि ग्राउंड से कंटेनर के लेवल का हाइट, ये कंटेनर यहां से यहां 3 और 1 4। सर अगर ऐसा हुआ, ये दूसरा सवाल मैं करा रहा हूं, अगर ऐसा हुआ कंटेनर मान लो ऐसा है और स्टैंड ऐसा है, स्टैंड की हाइट है 4 मीटर, कंटेनर की हाइट है 2 मीटर, अब बताओ होल कहां करोगे? सर 4 और 2 6, 3 मीटर पे, ऐसे 3 मीटर हवा में होल करेगा क्या? अब कहां होल करोगे? तो ऐसा समझो कि मैं तुमसे बोलूं कि एक बॉल को ना 45 डिग्री तक प्रोजेक्ट करना है, तो ऐसा एंगल बताओ जहां पे रेंज मैक्सिमम हो। तुम बोलो सर 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होगा। अगर मैं कहूं कि इसको ना प्रोजेक्ट करना है 50 डिग्री तक और रेंज बढ़ा दिया, अब बताओ अगर 50 डिग्री तक प्रोजेक्ट करना है तो कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे कि रेंज मैक्सिमम होगा? सर 45। अब मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ 40 डिग्री ही तक आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे रेंज मैक्सिमम होगा? मैंने बोला कि 40 डिग्री से ज्यादा एक एंगल भी नहीं ले सकते आप। तो बताओ कितने एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगा? तो कहोगे सर 40 डिग्री पे, फिर मैं 40 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, 0 से 45 तक रेंज बढ़ता जाएगा। वही काम यहां है, वही काम यहां है कि जब मैं यहां से ऊपर से नीचे आऊंगा तो इसी में होल कर सकता हूं। तो मैं जब तक 2 और 4 3, जब तक 3 मीटर तक ना आ जाऊं, जब तक 3 मीटर तक ना आ जाऊं रेंज बढ़ता रहेगा। और मैं कंटेनर 2 ही मीटर का है तो इससे ज्यादा नीचे जा नहीं सकता, तो मैं रेंज मैक्सिमम के लिए यहां पे होल करूंगा। तो होल की जो हाइट होगी h, वो होगी आपकी 4 मीटर। पोजीशन ऑफ होल फ्रॉम ग्राउंड फॉर मैक्सिमम रेंज। समझ आए कि नहीं आए ये चीज? आगे देखिए, अ लार्ज ओपन टैंक हैज अ 2 होल, वन इन इट्स वॉल, वन इज इन अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड ए, साइड ए के स्क्वायर फॉर्मेट में होल किया है। मतलब ऐसे देखिए, ये होल कैसा भी कर सकते हैं, साइड ए एट द डेप्थ x, ओके, एट अ डेप्थ x फ्रॉम द टॉप, एंड द अदर इज अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r फ्रॉम द डेप्थ 4x। ओ हो। अब यहां से
डेप्थ 4x पे एक सर्कुलर होल किया जिसका रेडियस r. When the tank is completely filled with a water, then quantity of water flowing out per second, quantity of matter content in a body is mass. मतलब क्वांटिटी मतलब मास पर सेकेंड दोनों से बाहर निकल रहा है. डेंसिटी तो सेम होगा, मतलब रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो सेम है. देन आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या होगी? बहुत जबरदस्त सवाल, लेकिन बढ़िया सवाल. देखो बेटा, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो सेम है, क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब मास सेम है और डेंसिटी कांस्टेंट है. तो मास सेम रखो तो डेंसिटी कट के वॉल्यूम ही तो सेम आएगा. रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो सेम, वॉल्यूम फ्लो सेम. रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो से का सेम का मतलब है एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट. यहां पे एरिया बोलो एल स्क्वायर, वेलोसिटी बोलो √2gx. मजे आ गए. यहां पे वेलोसिटी बोलो √2g इंटू 4x, एरिया बोलो पाई आर स्क्वायर. सॉल्व कर दो, यहां से रेडियस निकल जाएगा तुम्हारा. एक्स एक्स कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, सब कुछ होगा. यहां से आर की वैल्यू आप निकाल लीजिए. मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए. मैं बोल रहा हूं आना चाहिए, वो सॉल्व करके आप देखो. बहुत आसान सवाल है. नेक्स्ट देखिए, फाइंड फोर्स ऑन अ कंटेनर. फाइंड फोर्स ऑन अ कंटेनर. फोर्स मतलब यहां पे h हाइट के कंटेनर में अगर आप किसी रो डेंसिटी के लिक्विड को फ्लो कर देते हो और यहां पे आप होल कर देते हो जिससे लिक्विड बाहर निकल रहा है v वेलोसिटी से. लिक्विड क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है v वेलोसिटी से. तो मैंने आपको पावर में या एनएलएम में कहानी समझाई थी, नहीं समझाई थी तो अभी समझा देता हूं. इसको याद रखो, कई बार ये फिजिक्स में यूज होता है. मान लो ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शन एरिया, नहीं तो कोई भी एरिया बोल दूंगा तो सरफेस का एरिया ले लेगा तू. क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रो इज अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू द वेलोसिटी v. तो अपने आप अगर पाइप में पानी भर दूं तो v वेलोसिटी से फ्लो कर जाएगा क्या? नहीं सर, कुछ ना कुछ तो उस पर फोर्स लग रहा होगा. तो पीछे से पंप जोड़ते हैं जो पंप इसको फ्लो कराता है. तो पंप इस पे फोर्स लगाएगा F इज इक्वल टू ρ(a)v². ये रख लो. रो डेंसिटी के लिक्विड को ए क्रॉस सेक्शन एरिया में v वेलोसिटी से फ्लो कराने के लिए, रो डेंसिटी के लिक्विड को ए क्रॉस सेक्शन एरिया में v वेलोसिटी से फ्लो कराने के लिए जो फोर्स चाहिए वो चाहिए ρ(a)v². ठीक है सर. अब यहां से महसूस करो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए इसका ए है. ठीक है सर, मान लिया. स्मॉल ए कुछ ना मानोगे ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया है. यहां से रो डेंसिटी का लिक्विड इस v वेलोसिटी से बाहर गया तो इस पे भी तो किसी ने फोर्स लगाया होगा. ये मास फ्लो कर गया आगे की तरफ. पहले ये रेस्ट में था, यहां वाला लिक्विड की वेलोसिटी बोल तो रेस्ट में, यहां वाला लिक्विड की वेलोसिटी बोल बह गया तो रेस्ट से मोशन में आया. तो पक्का किसी ने इसको धक्का दे दिया होगा. मान ले कंटेनर अभी तक बंद है, कंटेनर बंद है और जैसे ही मैं यहां पे होल करूं, जैसे ही क्या करूं मैं होल करूं, होल होते ही क्या होगा कि लिक्विड बाहर भागेगा. तो पहले तो रेस्ट में था, अचानक से बाहर भागा. क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहां का लिक्विड इस पे आगे फोर्स लगाया. तो फोर्स ऑन अ लिक्विड क्या हो जाएगा? ये है फोर्स ऑन अ लिक्विड. फोर्स ऑन लिक्विड किसने लगाया लिक्विड पे फोर्स? तो पीछे वाले लिक्विड ने इस पे आगे फोर्स लगाया. एफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो लिक्विड बाहर निकला है वो पीछे वाले लिक्विड पे फोर्स लगाएगा. और ये पीछे वाला लिक्विड मतलब कंटेनर के अंदर रखा, तो इस लिक्विड पे फोर्स लगा मतलब कंटेनर पे लगा. तो फोर्स ऑन कंटेनर, फोर्स ऑन कंटेनर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये भी हो जाएगा ρ(a)v². एरिया ए v². तो बोलो रो एरिया ए और v² क्या हो जाएगा? 2gh. ये हो जाएगा. इसका मतलब सर अगर मैं होल कर दूं, यहां पे मान लो ये कोको कोला की बोतल है, यहां पे नीचे होल कर दिया तो यहां से पानी बाहर निकली, यहां से पानी बाहर निकली तो ये कंटेनर पीछे भाग के जाएगा. हाँ, अगर स्मूथ सरफेस पे रख दो तो स्मूथ सरफेस पे अगर रख दोगे तो कंटेनर एग्जैक्टली कहां भाग के जाएगा? पीछे की तरफ भागता हुआ जाएगा. क्योंकि लिक्विड को, रो डेंसिटी के लिक्विड को ए क्रॉस सेक्शन एरिया में v वेलोसिटी से चलाने के लिए, रो डेंसिटी के लिक्विड को ए क्रॉस सेक्शन एरिया से v वेलोसिटी से चलाने के लिए फोर्स चाहिए ρ(a)v². इसीलिए पावर में मैंने पंप का पावर बनाया था. पावर इज इक्वल टू द फोर्स इनटू वेलोसिटी. पावर बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी. फोर्स हो गया ρ(a)v² इंटू v. तो पावर रिक्वायर्ड होता है v³ के. अगर लिक्विड को v वेलोसिटी से फ्लो कराना है तो पावर p है. डबल वेलोसिटी से फ्लो कराने के लिए 8 टाइम्स पावर बढ़ जाएगा. ये पावर में पढ़ाया था.
8 टाइम्स पावर बढ़ जाएगा, है कि नहीं है? तो कंटेनर पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब ये है, नहीं एक सवाल और है इसमें, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, ये देखो सर अगर ऐसा है तो मुझे एक सवाल कराओ, बढ़िया सवाल। तो देखो बढ़िया सवाल, इफ कंटेनर इज मासलेस देन फाइंड म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड टू कीप द कंटेनर एट रेस्ट। अब कंटेनर पे अगर फोर्स लगा है तो कंटेनर रेस्ट में तभी रहेगा, या तो आप फोर्स लगाओ, नहीं तो इस फोर्स को अपोज करने के लिए कोई होना चाहिए। तो देखो यहां पे ध्यान से, कंटेनर का खुद का मास नहीं है, लेकिन लिक्विड रो डेंसिटी का फिल्डेड है, रो डेंसिटी का लिक्विड फिल्डेड है, h हाइट तक एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो एक लिक्विड का कुछ मास होगा। अब यहां से लिक्विड अगर v वेलोसिटी से बाहर आया है, v वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आया है एक क्रॉस सेक्शन एरिया से रो डेंसिटी की लिक्विड, तो लिक्विड पे जितना फोर्स लगा होगा बाहर की तरफ, फोर्स ऑन बाहर निकलता हुआ लिक्विड, फोर्स ऑन बाहर निकलता हुआ लिक्विड इज इक्वल टू फोर्स ऑन कंटेनर। फोर्स ऑन बाहर निकलता हुआ लिक्विड इज इक्वल टू फोर्स ऑन कंटेनर, दोनों हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। तो अब कंटेनर का एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ कंटेनर, एफबीडी ऑफ कंटेनर, कंटेनर का एफबीडी बनाओगे तो कंटेनर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करो, ग्राउंड पे से नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, लिक्विड बाहर गया तो लिक्विड पे बाहर फोर्स, तो कंटेनर पे पीछे फोर्स, कंटेनर पे पीछे फोर्स कितना, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। अब पीछे की तरफ फोर्स लगा कंटेनर पे, कंटेनर की एफबीडी बनाया मैंने, जो लिक्विड बाहर निकल गया उसको छोड़ दिया। तो सर ये बाहर पीछे फिसलेगा, लेकिन फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो इसकी लिमिटिंग मैक्सिमम जो औकात है उसका वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, तब तक ये रुका रहेगा। अगर इसके मैक्सिमम औकात से ये ज्यादा हो गया तो निकल लेगा। तो कम से कम ये जो म्यू मिनिमम है, उस मिनिमम से इसकी जो औकात डिफाइन होगी उसके बराबर होनी चाहिए। तो म्यू मिनिमम इंटू एन, एन बराबर हो जाएगा mg इंटू mg बराबर रो ए वी स्क्वायर। एकदम छोटे छोटे सवाल है, बोले सर ये छोटे है का, हो रे बहुत छोटा बे। म्यू मिनिमम, m की वैल्यू बोलो क्या होगा, m इस लिक्विड का मास, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो डेंसिटी वॉल्यूम ah, रो ah इंटू जी बराबर रो ए वी स्क्वायर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो लोग जो कहते हैं ना ऐसे कि सर लेक्चर आर गेटिंग टू लेंदी, हाउ कैन आई मैनेज। अबे डॉक्टर तो 1% बनेगा, इसने बोला कि तू बनेगा डॉक्टर, गलत फहमी निकाल दो, जिनसे नहीं झेला जा रहा ना, गलत फहमी निकाल दो। भाई साहब तुम्हें वेलोसिटी की मतलब नहीं समझ आती, तुम्हें एक्सीलरेशन महसूस नहीं होता, मोमेंटम क्या होता है समझ नहीं आता, रोलिंग मोशन में आर क्या है समझ ही नहीं आता है, और कहते हो कि सर जल्दी खत्म करें, सर जल्दी, आई एम इन वेरी हरी। अबे हरी लाल बना दूंगा तुरंत से, ज्यादा हरी हरी हुआ तो लाल बना दूंगा तुरंत। सुनो ध्यान से, जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो निकल लो, समय लगेगा समझाने में। कोई भी काम जल्दी में नहीं हो सकता है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उनको महसूस कराने के लिए समय लगेगा। कौन कौन से युगांडा के गांव से तो तुम आए हो, और कंपेयर करोगे यहां पे भारतवासियों से, तो ये वेलोसिटी का मतलब समझते हैं, तो इनको सवाल कराते समय ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना होता, फोर्स समझते हैं। अब तुमको फिजिक्स का पी नहीं आता और तुम जल्दी में भी हो, 24 घंटे समय होते, भाई मुझे समझ नहीं आता 24 घंटे मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हो। तुम ग्रुप में मैसेज करने में, 10 लोगों से पूछने में, यूट्यूब पे वीडियो देखने में, व्हाट्सएप पे मैसेज करने में आधा घंटा खराब कर दोगे, लेकिन उस आधे घंटे में लेक्चर नहीं देख पाओगे। वाह यार, गलती से मेरे सामने मत आ जाना कभी, दूर है दूर ही रहना। v बता v कितना होगा यहाँ पे, सर ये वेलोसिटी तो आसान है, √2g इंटू वर्टिकल हाइट h तक फील्डेड है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 2g इंटू h। यहाँ से बहुत सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दीजिए इसको, तो a से a कैंसिल होगा, h से h कैंसिल होगा, g से g कैंसिल होगा। देख क्या सवाल है, नीट में ऐसे ही पूछते हैं, सब मर जाए, सब खत्म हो जाए, छोटा सा आंसर बचे। देख यहाँ पे रो से रो कैंसिल होगा, ले म्यू मिनिमम, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अरे भैया सर इधर स्मॉल ए होल का था, ये होल का ए है, ये होल का रो ए वी स्क्वायर, गड़बड़ कर दिया। ये होल का होल का होल का होल का, ये होल का रो ए स्मॉल ए वी स्क्वायर, ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए स्मॉल ए, ये नहीं कटेगा। देखो ये स्मॉल ए,
तो ये स्मॉल है, ये नहीं कटेगा, ये जीएच कटेगा, जीएच कटेगा, रो कट जाएगा, यहाँ बचेगा म्यू इंटू कैपिटल ए को नीचे ले आओ तो म्यू मिनिमम हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल ए बाई कैपिटल ए। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। और सही जवाब है इसका वेरिफिकेशन आप किससे भी कर सकते हैं, यूनिट से, इससे कर सकते हैं यूनिट से। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस कंटेनर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जो यहां से वेलोसिटी है लिक्विड का वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। तो कंटेनर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, फाइंड टाइम टेकन टू मूव लिक्विड फ्रॉम हाइट h2 टू h1। मान लो लिक्विड इसमें किसी h2 हाइट तक ग्राउंड से फिल्डेड था, है ना, ग्राउंड से h2 हाइट तक फिल्डेड था, वहां से इस h1 हाइट तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, कंप्लीटली खाली होने में नहीं, h2 से h1 हाइट तक आने में कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। तो किसी इंस्टेंट पे आते आते मान लो कि y हाइट पे अभी है, यहां पे होल से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी हो जाएगी √2g y, है ना। तो होल से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, होल से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी कितनी हो गई, √2g y, √2g y, √2g y, ठीक है भाई। अच्छा सर, ये होल से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी हो गई। अब हमें यहां से तो मतलब है नहीं, हमें तो ये देखना है कि वाटर लेवल H2 से H1 तक कब कितने देर में आएगा। वाटर लेवल अभी यहां था, अभी यहां पहुंचा, थोड़ी देर में यहां पहुंचेगा, तो इसकी जो हाइट है नीचे से कम होती जा रही है, तो हमें तो वाटर लेवल की वेलोसिटी चाहिए, वाटर लेवल की वेलोसिटी चाहिए। ये कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है तो आप देखिए यहां पे वाटर कैसे फ्लो कर रहा है, यहां से नीचे आ रहा, यहां से निकल रहा, तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो यहां और यहां का सेम होगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आप कह सकते हैं कि कैपिटल ए इंटू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड लेवल बराबर स्मॉल ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू द होल। आप कहेंगे सर आपने देखो मैं क्या क्या फील करा के, मैं चाहूं ना अभी कुछ ना बोलूं आंसर निकाल दूंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा, लेकिन मैं खुद ही तुम्हारे बिहाफ पे क्वेश्चन पूछता हूं पहले, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी 2 सेकंड में देख कंफ्यूज कैसे करता हूं मैं तुम्हें, 2 सेकंड में खेलना होता है फिजिक्स से, और मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं, तू मेरे साथ खेल, तो खेल खेल में मजा आएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन चीज सीख के जाएगा। यहां पे तू सिलेबस खत्म करने नहीं आया, पढ़ने आया, पहले ये दिमाग में डाल ले। और पढ़ने में समय लगता है, और 24 घंटे में से अगर 3 घंटा लग रहा है तो कौन सी बड़ी बात है बे। 24 घंटे में से 3 घंटा पढ़ रहे हो तो मेरे पे एहसान कर रहे हो, खुद पे एहसान कर रहे हो तुम। सर 4 सब्जेक्ट होते हैं, हाँ तो कोई बात नहीं, 4 थी 12 घंटे, सर 12 घंटे तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं क्यों करेंगे, 12 घंटे 4 16 घंटे, 16 घंटे पढ़ेंगे। और पढ़ने वाला पढ़ रहा है, तो वैसे तो 100 बच्चे में एक ही लोग होंगे, तो सिलेक्शन भी एक ही का होता है। किसने बोला कि 100 में से 100 का सिलेक्शन होगा, 100 में से 50 का सिलेक्शन होगा? क्या 100 में से एक बच्चा ऐसा होगा जो 16 घंटे 14 घंटे पढ़ रहा होगा? ईमानदारी से मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ कि 100 में से ऐसे एक बच्चे होंगे, 100 में से एक बच्चे होंगे जो 14-15 घंटा पढ़ रहा होगा? हाँ सर, ऐसे पढ़ाकू कीड़े तो मिल ही जाते, एक तो होगा ही, तो सिलेक्शन भी उसी का होना है। मैं सिंपल सा लॉजिक लगाता हूं, मैक्सिमम तुम कहते हो कि फिजिक्स को लेक्चर देख के नोट्स बनाने में सर 3 घंटे लगते, चल 3 घंटे, केमिस्ट्री में भी 3 घंटे मान लिया, बायोलॉजी में 2-2 घंटे मान लिया, तो 4 और 6 10 घंटे हो गए, 3-3 6 और 2-2 4 10 घंटे हो गए, 10 आवर। 24 घंटे में से 10 घंटे मतलब ये 50% भी नहीं है, ये तो 35-40% हुआ बे। सुन मेरी बात ध्यान से, अगर तुम्हें फिजिक्स 3 घंटे, केमिस्ट्री 3 घंटे, बॉटनी 2 घंटे और जूलॉजी 2 घंटे, मतलब 10 घंटे हुए, 24 घंटे में 10 घंटे पढ़ाई कर रहा तू। सर उसके बाद सेल्फ स्टडी, हाँ ठीक है, 1 4 घंटे, 14 घंटे।
2GY। अब आदि तो उस 1% में आने की कोशिश करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जान दांव पे लगाना पड़ता है। लो सर, आई हैव टू टेक केयर माई हेल्थ। ओ माई गॉड, यू हैव टू टेक केयर योर हेल्थ, देन गो एंड रेस्ट। तुम डिजर्व नहीं करते हो डॉक्टर बनना। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना और नीट के रिस्पेक्ट में कोई और चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, चाहे वो तुम्हारा हेल्थ ही क्यों ना हो, तुम्हारी फैमिली ही क्यों ना हो, होली दिवाली और छठ क्यों ना हो, अगर इससे 1% भी रत्ती भर तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, चाहे मैं ही क्यों ना हो, तुम्हें लगता है अरे यार ये मास्टर बढ़िया पढ़ा था, इसकी बात सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, छोड़ दे, अपनी बात सुन और 16 घंटे पर उसके बाद अगर कुछ समय मिलता है तो किसी की बात सुनना। तुम भी इंपॉर्टेंट नहीं हो, और मेरे लिए भी ना तो मैं इंपॉर्टेंट हूं ना तुम इंपॉर्टेंट हो, नीट में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी पे काम करना है इस पे। तो गलती से भी ऐसी बातें मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। और समय लगता है, चीजें छोटी छोटी चीजें फील कराने में समय लगता है। दो ही तरीका है, मत कर फील। और ऐसे ऐसे जूता मारने का मन करता है, जूता से मारूंगा जो कह रहे 1 घंटे में पढ़ा दो पूरा। भाई तुम्हारी आईक्यू लेवल है निगेटिव में, और फिजिक्स को 1 घंटे में पढ़ा दो पूरा। चलो, एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। क्षमा चाहूंगा, मैं इतने कैपेबल नहीं हूं भाई, इतनी एफिशिएंसी के साथ मैं 1 घंटे में सारी फिजिक्स सिखा सकूं। यहां से निकलने वाली वेलोसिटी रूट अंडर 2GY। अब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा, कैपिटल ए इंटू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड लेवल इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू रूट अंडर 2GY। ये एरिया यहां चला जाएगा, स्मॉल ए बटा कैपिटल ए रूट अंडर 2GY। अब आदि देख, एक ही सेकंड में कैसे तुम्हें कंफ्यूज करता हूं, देख इधर। सर हमें कंफ्यूज मत करो, तो एग्जाम में होगा, सच्चा भी कर ले गलती, सीख। यहां से जब वाटर लेवल बाहर निकलेगा, तो मैंने कंपेयर करके दिखाया था कि अगर एरिया बहुत इसका ज्यादा है तो वेलोसिटी बहुत कम होगा, तो नेग्लेक्ट कर दिया था। तो सर यहां भी नेग्लेक्ट कर दो, बता कर दूं? और क्यों नहीं करूंगा अब नहीं बताऊंगा, जा छोड़। अब लिक्विड लेवल की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। यहां पे जैसे से लिक्विड लेवल नीचे जा रहा है y चेंज हो रहा था, इसको कह सकते हैं अपन dy/dt विद माइनस साइन इज इक्वल टू स्मॉल ए बटा कैपिटल ए इंटू रूट अंडर 2GY। आधा जनता कल पीछे पड़ी, सर वो वाला नहीं समझाया आपने, देख समझा देता हूं। जब बर्नौलीज इक्वेशन में ऐड करा था, तो वहां पे क्या था, एडिशन में सारे टर्म थे, तो हाफ रो इंटू लिक्विड लेवल की वेलोसिटी का होल स्क्वायर था। तो अगर कोई टर्म छोटा है, उसका स्क्वायर करूंगा तो और छोटा होगा, और वो छोटे टर्म को ऐड कर रहा था, तो जब छोटे टर्म को ऐड करते तो नेग्लेक्ट हो जाता है। जैसे अगर मान लो मैं 10 में ऐड करूं 0.0001, तो क्यों ही करूं, आंसर 10 आ जाएगा। लेकिन जब मैं 10 में मल्टीप्लाई करूं 0001 या डिवाइड करूं, तो ये बहुत बड़ा फर्क डाल देगा। बता इसकी वैल्यू क्या होगी, सर इसकी वैल्यू होगी कुछ 0.1, तो कम हो गया ना। तो यहां पे ये प्रोडक्ट में है, तो मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, जो भी वेलोसिटी आएगी वो आएगी, जो भी वेलोसिटी आएगी वो आएगी, ये आएगी। अब यहां पे लिखूंगा माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि y घट रहा है लगातार, इसलिए यहां पे एक आ जाएगा माइनस। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, रूट y को नीचे ले जाएंगे, dt को यहां ले जाएंगे, तो ये होगा माइनस dy बाई रूट y इज इक्वल टू स्मॉल ए बटा कैपिटल ए रूट अंडर 2g। इंटीग्रेट कर इंटू dt, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, 0 से t तक, ये h2 से h1 तक लाना था। ठीक है सर, h2 से h1 तक लाना था। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/√y का इंटीग्रेशन होगा, y का पावर -½ ऊपर जाके बनेगा, तो y का पावर -½ + 1 बटा -½ + 1, तो ये बन जाएगा आपका रूट अंडर y इंटू 2 कहां हो जाएगा, ऊपर, 2 ऊपर आ जाएगा, इंटू 2। लिमिट पुट कर देता हूं मैं h1 से h2 तक इज इक्वल टू स्मॉल ए बटा कैपिटल ए रूट अंडर 2g इंटू टी। ये आंसर आएगा तुम्हारा। सर यहां पे कुछ चीजें हमें नहीं समझ आई, तो माथा मार, हर एक चीज भी समझाऊं, डिराइव भी कराऊं, फील भी कराऊं, और 1 घंटे में सिलेबस भी करा दूं, और सवाल भी कराऊं, और तुम्हें सोचना भी सिखाऊं। h2 पुट करूंगा तो ये होगा 2, अच्छा 2 से कैंसिल करूंगा तो √2 हो जाएगा, और g नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा तेरा √2/g, कैपिटल ए ऊपर स्मॉल ए नीचे, इंटू रूट अंडर h2 माइनस रूट अंडर h1।
रूट अंडर H2 माइनस रूट अंडर H1 इज इक्वल टू स्मॉल टी। ये टाइम है, ये टाइम का फॉर्मूला है। भयंकर है लेकिन असल में फ्री फॉल के टाइम जैसा ही है। सर कैसे? देखो ध्यान से, टाइम का फॉर्मूला देखो क्या है, कैपिटल ए बाई स्मॉल है, देख ले सही लिखा है, कैपिटल ए बाई स्मॉल है, एकदम सही है। रूट अंडर 2 बाई जी रूट अंडर H2 से H1 तक लेवल है, ये इधर आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि कंप्लीट खाली होने, फॉर कंप्लीट वैकेंट, कंप्लीट खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो H2 H के कंटेनर हाइट के बराबर हो जाए, H1 0 हो जाएगा। तो टाइम देख कितना आसान है, कैपिटल ए बटा स्मॉल है, रूट अंडर 2 बाई जी, ये 0 ये H, तो H रूट के अंदर ही चला गया, रूट ही है दोनों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2H बाई जी। ये टाइम को खाली होने में टाइम लगेगा। फ्री फॉल का टाइम होता है रूट अंडर 2H बाई टी, लेकिन यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई इसलिए हुआ है कि वेलोसिटी नीचे का देख रहे हो और लिक्विड लेवल कितने नीचे से आएगा तो एरिया के प्रोपोर्शन में वेलोसिटी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एरिया है। ठीक है, अब देखो तुमसे सवाल पूछेगा, कई बार पूछते हैं कि मान लो लिक्विड का कंटेनर आधा भरा है तो इसको टाइम लिया T1 और पूरा भरा था, पूरे के लिए टाइम लिया कैपिटल T, तो T और कैपिटल T पे रिलेशन निकालो। बहुत इजी है, थोड़ा खुद गुना भाग करो, ये बहुत आसान है। T1 आ जाएगा कैपिटल T बाई रूट 2। एम्स में सवाल पूछा था, कंटेनर पूरा भरा है तो खाली होने में टाइम लेता है 10 सेकेंड, तो आधा ही भरा होता तो खाली होने में कितना टाइम लेता, 10 बाई रूट 2। बहुत ईजी है, यहाँ पे जैसे H बाई 2 रखोगे सब कुछ वही आएगा, नीचे रूट 2 का फैक्टर बस चेंज हो जाएगा, तो T बाई रूट 2 हो जाएगा। मजा आया कि नहीं है? एक बढ़िया सवाल, ये प्रेशर वाले केस में कराते हैं लोग, है ना। प्रेशर वाले केस में प्रेशर बढ़ाते हैं, तब मान लो कि कंटेनर लिया, बाल्टी ली, उसको घुमा दिया, तो घूमने से क्या होता है कि साइड वाइज लिक्विड लेवल ऊपर चला जाता है। तो आपको बताना है कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो सेंटर के रिस्पेक्ट में लिक्विड कितने हाइट तक राइज हो गया है, सेंटर के रिस्पेक्ट में लिक्विड कितने राइज तक हाइट हो गया है, ये राइज हुआ है, ये बताना है। बर्नौलीज इक्वेशन से एक लाइन में कर दूंगा, ऐसा सॉल्यूशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन देख लेना। बर्नौलीज इक्वेशन से एक ही लाइन में कर दूंगा। सर क्या बात कर रहे हो? वैसे कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन से, प्रेशर की कंसेप्ट से। अब देख, मान ले पॉइंट यहाँ पे P है, ये Q है, अब देख रहे हो पॉइंट Q है, तो P और Q में बर्नौलीज लगा दो, बर्नौलीज बिटवीन P एंड Q। तो सुनना ध्यान से, कंटेनर मान लो खुला है तो यहाँ पे एग्जैक्टली प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, पोटेंशियल है 0, काइनेटिक नहीं 0, क्योंकि अगर घूम भी रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी होगी 0। यहाँ पे r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है, देखो मान लो कैपिटल r डिस्टेंस पे पॉइंट है, तो यहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी r ओमेगा, यहाँ पे जो लिक्विड होगा, और पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे रेफरेंस मान लेता हूँ तो 0। अब Q पे जाओगे तो Q पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस रो जी एच, तो ये होगा P0 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, वी को लिख सकता हूँ r ओमेगा का होल स्क्वायर। बर्नौलीज लगाया तो है कई बार, यहाँ से P0 कैंसिल होगा, रो जी एच निगेटिव आ जाएगा, इधर लाएंगे तो हाफ रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, रो से रो कटेगा, एच नीचे चला जाएगा, तो एच इज इक्वल टू आ गया माइनस हाफ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। यही आंसर है। तो माइनस माइनस हाइट निगेटिव में होता नहीं, तो हाइट का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। आंसर आ गया। आंसर आ गया। अगर यह सवाल जिन्होंने पहले से किया होगा उनको मोक्ष मिल गया होगा तुरंत। क्या बताया सर, पहले तो हमने किया था, एक पेज लगता है सॉल्व करने में, नहीं किया होगा तो तुम्हारे लिए काला अक्षर वैस के बराबर है। अब है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मतलब अभी तक हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज में, उसका रेस्ट में रख के उसकी इफेक्ट देखा था। जब वो मोशन में था तो वेलोसिटी का कंसेप्ट और एनर्जी का कंसेप्ट देखा था। अब अपने को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। असल में देखो, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होती है, आइडियल जब हम उसे मानते हैं तो वो इनकंप्रेसिबल है, मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। दूसरी, वो नॉन विस्कस था, मतलब उसके लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन जब आप आइडियल फ्लूइड ना मान के रियलिटी में फ्लूइड देखते हैं तो फ्लूइड सारे में कुछ ना कुछ लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन आता है। जैसे मान लो कि एक पाइप से, क्यूबिकल पाइप मान लो आप, क्यूबिकल पाइप में पानी फ्लो कर रहा, तो वहां पे जो वाटर का विड्थ होगा, मान लो कि L विड्थ में वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसको जब मैं गौर से देखूंगा, है ना, तो ये लेयर के फॉर्म में वाटर फ्लो कर रहा था। ये लेयर होता है वाटर का, ये लेयर ये ऐसे लेयर्स है, ये लेयर्स है, और इसके लेयर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कुछ ही। तो जब तक ये रेस्ट में है तब तक सारे लेयर एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हैं और बहुत खुश है अपने जीवन में। मान लो सारे कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं तो भी इनके लेयर एक दूसरे के साथ सेम स्टेट ऑफ मोशन में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सारे लेयर में से कोई एक लेयर, बहुत सारा लेयर होगा, एकदम एकदम नैनोमीटर पिकोमीटर के विड्थ में ये लेयर्स होते हैं,
जो लोग सर पानी में तो लेयर हमें नहीं दिखा आज तक, पिकोमीटर के ऑर्डर में लेयर बना के चलते हैं, ये आइडियल नहीं, प्रैक्टिकल फ्लूइड। अब उस एक लेयर में से कोई भी मान लो बेवफा निकला, वो इन सब को छोड़ के भागने की कोशिश करी, इस बीच में से इन सब को छोड़ के बीच में से भागने की कोशिश करेगी, तो ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर मिल के बोलेगा कहां, हम सब साथ साथ हैं, हमारे साथ रह लो, चुपचाप, जाने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती करेगा ये। तो आइडियल की कहानी अलग है। आइडियल मतलब जाने दो, जो जा रहा है वो जाने दो, एकदम अच्छे लोग, आइडियल मतलब अच्छे लोग, लेकिन दुनिया में अच्छे लोग नहीं है। ये सारे जो लेयर्स है, जैसे ही इनके बीच में से एक लेयर आगे जाने की कोशिश करेगा, मतलब इनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, तो नीचे वाला लेयर बोलेगा कहां, पकड़ के पीछे खींचेगा, ना 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 ना, कहां, हमारे साथ पैदा लिए थे, हमारे साथ थे जीवन भर, तो अभी भी हमारे साथ ही चलोगे। तो कैसे रोकेगा? फ्रिक्शन से। उसे फ्रिक्शन को कहते हैं हम विस्कस फ्रिक्शन। देखो, when fluid moves, flows in the form of parallel layers, देखो यही कह रहा था मैं, parallel layers, then these layers exert a force on each other into oppose their ends to oppose their relative motion. This is similar to what oh my god, similar to what a solid friction force, यहां पे ये लिखा है, solid friction force does when two solid in a contact moves to tends to move or each other, moves or tie to tends to moves on each other। बताया तो है यार, मान लो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट चलने की कोशिश करता है एक सरफेस पे, तो इंटरलॉकिंग की वजह से नीचे वाला जो सरफेस होता है उसके ऊपर वाले की रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है फोर्स लगा के, जिसको हम कहते हैं सॉलिड फ्रिक्शन फोर्स। यहां भी वही काम जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में पहले हुआ करता था, अब लिक्विड के दो लेयर के बीच में होगा। अगर दो लेयर रिलेटिवली मूव करने की कोशिश करता है, मूव करने की कोशिश नहीं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा भागने की कोशिश करेगा, बेवफा निकलेगा। तब समझ में आया कि नहीं? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विथ विच भांग खा के टाइप करते हैं, ये पहले भांग खा के सेट हो जाते हैं, फिर टाइप करना शुरू करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच गिव्स राइज टू सच फ्रिक्शनल फोर्स, ये कौन सा फोर्स है? युगांडा का फ्रिक्शन तो नहीं है ये? क्या पता युगांडा में फ्रिक्शन का नाम होता हो, क्या लिखा है? फ्रिक्डोनाल, फ्रिक्शन को फ्रिक्डोनाल कहते हैं युगांडा में। फ्रिक्शन फोर्स इन देम is called viscosity। देखो अब पढ़ो, the property of fluid which gives rise to such friction force force in them is called viscosity. The force arises when there is a relative motion between the layer, oh my god, layer between fluid, layers between the layer of fluid, layer of सही लिखा था, layer of ओ ए भी सही लिखा था, fluid कोई बात नहीं, अंग्रेजी तो तुम्हारी अच्छी है, मैनेज कर लोगे। देखो, द फोर्स अराइजेस व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर ऑफ अ फ्लूइड। समझा दिया बहुत अच्छे से। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे पहले से ठीक करवा के लिखा करो। सुन ध्यान से, इसको ना पढ़ने से पहले मैंने सारी चीजें समझा दी है। अपनी भाषा में कलम है, चलाना आता है, लिख। पता फ्लूइड फ्रिक्शन कब लगेगा? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड। समझ में आया? Then there arises a viscous force. Next देखिए, इसको समझने के लिए मैंने यहां पे एक लिक्विड लेयर बना ली। अब मान लो यहां पे जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी है 0, यहां पे जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी है v। इसको अपन v1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। इसको बोल देते हैं कि v1 है ये, जो कि 0 है, और ये v2 है जो v है, ठीक है ना। यहाँ पे L1 की वैल्यू 0 है, यहां से वर्टिकली L हाइट पे जाएंगे, v2 बराबर L है, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई v। तो क्रिएट हुआ रिलेटिव वेलोसिटी। ये जो लेयर है वो रेस्ट में है, और इसके कंपेयर में ये जो लेयर है वो v2 वेलोसिटी चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इनके बीच में आ जाएगा डेल्टा v बराबर v2 मतलब v माइनस 0 मतलब v आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना लेंथ ऊपर जाने पे लगा L, तो ये हो गया डेल्टा L। तो इसको हम कह सकते हैं भाई L रख दो, इसको 0 ले लिया तो L हो जाएगा, अगर नीचे वाले को 0 ले लिया। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो फ्लूइड का लेयर है वो जितनी ज्यादा बेवफाई करेगा, जितनी ज्यादा तेजी से भागने की कोशिश करेगा, नीचे वाला लेयर उसको और उतने ज्यादा क्षमता से पकड़ेगा, उस पर उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है बेटा।
वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन हाइट। अब मान लो कि एक लेयर यहां है, दूसरा लेयर यहां है, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी 10 का, तो ये बेचारा यहां रह के कैसे उसको रोक पाएगा? थोड़ा दूरी ज्यादा है दोनों के बीच में। अगर दोनों चिपके होते और तब ये बेवफा निकलता तो जूते मारता। अगर दोनों चिपके होते हैं और अब ये बेवफा निकलता तो इसको जूते मारता तुरंत। अब ये हरियाणा में और ये है दिल्ली में, ये हरियाणा में और ये दिल्ली में, दूरी इनके बीच ज्यादा है। अगर ये बेवफा निकलेगा तो ये बेचारा कम फोर्स लगा पाएगा उसमें, रोकेगा तो सही, अपोज तो करेगा, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से वो क्षमता नहीं आ पाएगा। जितने पास पास होंगे तो बेवफाई पे ज्यादा जूते लगेंगे। तो देखो जितने पास होंगे उतना फोर्स ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी से भागने की कोशिश करेगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी से ये पकड़ के फोर्स लगाएगा। द फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेयर एरिया ऑफ अ लेयर। मतलब जब आप ऐसे देख रहे हो लेयर को, देखो ऐसे अगर देखो तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर इतना बड़ा एरिया होगा तो इतना बड़ा क्षेत्र एरिया में चिपका होगा, तो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फोर्स। अब तुम कहोगे सर अगर फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट और एरिया पे डिपेंड करता है तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वी बाई डेल्टा एल इंटू एरिया। हाँ, लेकिन सर अगर वाटर मॉलिक्यूल या वाटर लेयर के बीच में इतनी वेलोसिटी ग्रेडियंट है और इतना एरिया है, उतना ही अगर ग्लिसरीन ले लिया, ग्लिसरीन या हनी ले लिया, उसके बीच में उतनी ही वेलोसिटी ग्रेडियंट उतना ही एरिया है, तो क्या सेम फोर्स लगेगा? नहीं, फ्लूइड के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। कभी तुमने पानी को महसूस किया है? बस पानी को कभी महसूस करो, पानी में हाथ रख दो और ऐसे ऐसे करो, अच्छा लगेगा। और मान लो हनी का डब्बा घर में रखा हुआ है, उसमें जाके हाथ डाल के ऐसे ऐसे करो, तो कूट दिए जाएंगे। तो काम करो, हनी महंगा होता है, काम करो, ग्रीस जानते हो, ग्रीस जो साइकिल की चेन में लगाते हैं, वो बहुत सस्ता मिलता है, वो खरीद के ले आओ, काला काला ऐसे ऐसे करते रहो। तो उसमें जब तुम हाथ फेरते हो, इसका मतलब होता है कि ग्रीस के दो लेयर को तुम अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हो। तो ग्रीस का लेयर एक दूसरे को चिपका के रखने की कोशिश करता है, लेकिन पानी को ज्यादा मतलब नहीं है, ये ज्यादा एक दूसरे से अटैच नहीं होते इसके लेयर, इनमें ज्यादा इमोशन नहीं है। पानी के लेयर के बीच में, पानी के लेयर के बीच में ज्यादा इमोशन नहीं है, ग्रीस के लेयर के बीच में ज्यादा इमोशन है। दूर करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा फोर्स लगाएगा। सर मतलब ये गलत है क्या? हाँ गलत है। यहां पे एक वैल्यू और आएगा जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जो फ्लूइड के नेचर पे डिपेंड करता है, वो है ईटा, जिसको हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स बटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। फ्रिक्शन फोर्स बटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। अच्छा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर? यूनिट देख, वेलोसिटी बटा लेंथ, ये होता है एल टी माइनस वन, एल से एल कटेगा, टी माइनस वन ऊपर चला सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड बटा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड बटा मीटर स्क्वायर। समझ आया? अच्छा, एक और समझना ढंग से, यहाँ पे इसका ईटा, इसी को न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को 1 पॉइजली कहते हैं, 1 पॉइजली कहते हैं। और इसका सीजीएस यूनिट जो होता है वो ज्यादा फेमस है। सीजीएस यूनिट होता है 1 पॉइज। 1 पॉइजली इज इक्वल टू होता है 10 पॉइज। हिंदी में इसको पॉइज को लिखते हैं प्याज। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा एक प्याज का, मुझे कंफ्यूज है, एक प्याज, पॉइज, ये पॉइज, आधा प्याज, तो इसको प्याज पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 पॉइज इज इक्वल टू क्या होता है? 10 पॉइज। ये इसका क्या सा यूनिट हो गया? सीजीएस, और ये आपका एसआई यूनिट, ये रिलेशन हो गया दोनों के बीच। ठीक है सर, अच्छा समझ आया, कोई बात नहीं। अब देखो, अब किसी पाइप से वेलोसिटी प्रोफाइल देखोगे, पाइप से फ्लो होने वाले, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई पाइप है। ऐसा लिक्विड जो फ्लो होता है ना, तो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगता है कोहेसिव फोर्स, एक दूसरे को चिपका के रखने का काम। और अपोजिट नेचर का, जैसे मान लो कि पाइप है, ये अपने को पाइप कहां से लाओ, पाइप है मान ले, तो पाइप का जो मॉलिक्यूल होगा और लिक्विड का मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपकेगा, इसको कहते हैं हम लोग एडहेसिव फोर्स, है ना, दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो लगता है। तो ये कोहेसिव फोर्स की वजह से ये एक दूसरे साथ साथ चिपका के आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लिक्विड का मॉलिक्यूल पाइप के जस्ट कांटेक्ट में है वो एक दूसरे को भी चिपका रहा है, मतलब ये इसको आगे जाने से रोक रहा है। तो साइड वाइज इसमें डिस्ट्रैक्शन आएगा थोड़ा थोड़ा साइड वाले लिक्विड में। इसलिए आप देखिए तो मिड में जो लिक्विड होता है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे कंटेनर के पास वाले मॉलिक्यूल्स का लेयर देखते हैं उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ये होता है वेलोसिटी प्रोफाइल।
velocity profile for non-ideal fluid. Non-ideal fluid. This is not for the ideal fluid. क्योंकि आइडियल फ्लूइड में सारे लेयर एक साथ चलेंगे, नॉन आइडियल में फ्रिक्शन जनरेट होता है. When fluid flowing through the pipe, then velocity of liquid layer maximum along the axis. और जैसे एक्सिस से दूर पाइप के सरफेस तक जाएंगे, वेलोसिटी हर तरफ थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है भाई. अब यहां पे देखिएगा, यहां पे समझना, ये जो ईटा की वैल्यू आई है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ईटा इज इक्वल टू, अच्छे से फील करना इसको, ईटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स. और ये फ्रिक्शन फोर्स लेयर के बीच में लग रहा है, मतलब ये अगर लेयर है, ये अगर लेयर है तो लेयर के बीच में ऐसे लग रहा है, ऐसे फ्रिक्शन लगेगा. मान लो इधर जाने की कोशिश कर तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, और इस पूरे एरिया पे लग रहा है, तभी एरिया के प्रोपोर्शनल है. मतलब फ्रिक्शन फोर्स अगर एरिया के पैरेलल लग जाए तो फोर्स बटा एरिया तो स्ट्रेस होता है. तो ये होगा तुम्हारा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया. हाँ सर सही बात है. और ये डेल्टा वेलोसिटी को मैं यहाँ पे डेल्टा वी को लिख सकता हूं कि मान लो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ v है या डेल्टा v है, तो उससे ये कितनी डिस्टेंस चलेगा, डेल्टा x. तो डेल्टा x बटा डेल्टा t हो जाएगा तुम्हारा v. तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूं डेल्टा x बटा डेल्टा t डिवाइडेड बाई डेल्टा x बटा डेल्टा t. ये वेलोसिटी को लिखा है, और पहले से इस विड्थ के बीच में जो लेंथ है वो लेंथ यहाँ पे था l, ये लेंथ है. तो डेल्टा x बटा l को क्या लिख सकता हूं, ये तरह डेल्टा x है और ये l है. सर इसको तो आप शियर स्ट्रेन लिख सकते हो, याद करो सॉलिड में पढ़ा था, ये L और ये आपका डेल्टा x. तो डेल्टा x बटा L यही तो थीटा होगा, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन. अच्छा तो ये शियर स्ट्रेन बटा टाइम, तो ये हो जाएगा सर शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शियर स्ट्रेन डिवाइडेड बाई डेल्टा t. मतलब शियर स्ट्रेन पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और ऊपर है शियर स्ट्रेस. तो ईटा को अपन डिफाइन करते हैं शियर स्ट्रेस अप्लाइड बाय द फ्लूइड फ्रिक्शन, शियर स्ट्रेस अप्लाइड बाय द फ्लूइड फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय पर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन. यहां पे देखो लिखा हुआ है, यहां पे देखो लिखा हुआ है, देखो द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियरिंग कब से बोलने लगा, शियर शियर SHEAR शियरिंग, शियर स्ट्रेस, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, सॉरी the ratio of shear stress and the strain rate, strain divided by time, the rate of change in strain हो गया ना, strain rate is defined as coefficient of viscosity, is defined as coefficient of viscosity. देखो यहाँ पे हो गया coefficient of viscosity eta is equal to, देखो force upon area आया था और velocity by length, क्या आया था, velocity by length. ये हो जाएगा eta का फॉर्मूला. लेकिन तुम्हें इन सबसे ज्यादा ध्यान नहीं देना, तुम ध्यान से सुनो. फ्लूइड के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो होता है ईटा a डेल्टा v बाई डेल्टा l वेलोसिटी ग्रेडियंट. बस ये तुम रट लो, नीट के पूछे हुए आज तक के सारे सवाल आंख बंद करके हो जाएगा. सवाल समझने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारा चीजें पढ़ना, दिमाग वहां खपाओ. मैं भी सवाल करके दिखाऊंगा, मुश्किल मुश्किल सवाल, एक ही लाइन में आंसर, कोई मतलब नहीं है. आगे देखो, वन पॉइज को डेफिनेशन वाइज अगर डिफाइन करना तो ऐसे कह सकते हैं कि वन पॉइजली, देखो वन पॉइजली इज अ SI यूनिट ऑफ coefficient of viscosity is defined as, देखो वन पॉइजली इसको कह सकता हूं मैं, वन पॉइजली is defined as the coefficient of viscosity, one Poiseuille defined as the coefficient of viscosity if a tangential force of 1 Newton meter square of the surface is required to maintain a relative velocity of 1 meter per second between the two layer of a liquid 1 meter apart. मतलब L की वैल्यू 1 मीटर रख दी, 1 मीटर पर सेकंड रख दिया, और फोर्स अपॉन एरिया को बोल दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब ये कहने चाह रहा है कि मैं फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, मैं फोर्स को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, फोर्स इज अ वैल्यू when 1 kg mass is accelerated through 1 meter per second square. तो ये पुराना बोर्ड वाला मेथड है डिफाइन करने का, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना. देखो force 1 Newton force is a value when 1 kg object is moving through 1 meter per second square. वही बात है ये. 1 Poiseuille को क्या कह सकता हूं, 1 Poiseuille मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड 1 मीटर लेंथ, तो 1 Poiseuille आ जाएगा. महाबकवास, कोई खास बात नहीं. अब टेम्परेचर डिपेंडेंसी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का समझना पड़ेगा. अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम है ना, बाहर ठंड है, कोल्ड कोल्ड. अच्छा सर यू मीन कोल्ड, यस आई मीन कोल्ड. तो जो ये ठंड का मौसम चल रहा है इसमें तो हो जाता होगा तुम्हें 8-10 दिन 20 दिन नहाए हुए. नहीं सर हम तो रोज नहाते हैं, हमारे यहाँ गर्मी है. अच्छा एक काम करो, जिसका गर्मी है ना, एक काम करना बेटा, करो, अगर करोगे
तभी सीखोगे। बिना करे हुए गलती होगा करने में, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। जब करोगे तो गलती हो जाएगा, तो करो, जितना करोगे उतना सीखोगे। फिजिक्स सिर्फ कॉपी कलम पे नहीं होता, फिजिक्स करना किया जाता है। तो फटाफट भाग के जाओ और फ्रिज में से पानी लाओ और मम्मी को बोलो कि एक बकेट में पानी गर्म करके दे दे, हल्का सा पानी गर्म करके दे दे। और नीट की कसम ये करो। तुम्हें मजाक लग रहा होगा कि सर कैसे परेशान करते रहते हैं, बेटा करोगे ना तो दिमाग में ऐसा सेट होगा ना कि नीट खत्म हो जाएगा, आखिरी मोमेंट पे सब कुछ जीवन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चीज याद रहेगा कि मास्टर ने क्या सिखाया था। सुन, जीवन भर याद रहेगा। कर ऐसे, जाके ठंडा पानी लो और मम्मी को बोलो थोड़ा पानी गर्म कर दे, पानी गर्म कर दे। और एक काम करो, सॉरी एक काम करो कि एक हाथ को ठंडे पानी में डाल दो, एक को गर्म पानी में डाल दो, ऐसे ऐसे करो। तुम्हें महसूस होगा जो पानी ठंडा है ना बड़ा हार्ड है और गर्म पानी बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट, इसमें मजे आएंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट। और ये जो ठंडा पानी है ना बड़ा हार्ड है, वो मुश्किल होगा हाथ घुमाना ठंडे पानी में। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी का लेयर चिपका हुआ होता है, वो बाहर वालों से इंटरेक्ट नहीं करता। गर्म पानी में लेयर अलग अलग हो जाते हैं, मतलब उनके बीच कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होती है, फ्रिक्शन कम होती है। तो किसी भी लिक्विड का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, देखो when the raise in temperature the viscosity of liquid decreases। समझ गया बात? अब आगे कहानी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गया बात? महसूस कर लिया, फील कर लिया कि 1 टेम्परेचर होता है फॉर अ लिक्विड, फॉर अ लिक्विड। गैस, the viscosity of gases increases with the rise in temperature। गैस में विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। सुनो कैसे। मान लो गैस है, तो गैस में जो वेलोसिटी होती है किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल की, वो जीरो होती है। तो बहुत तेज भागता है, स्पीड होता है, वो रैंडम मोशन की वजह से वेलोसिटी हम लोग जीरो बोलते हैं। तो उसमें ऐसा है कि मान लो कि तुम्हें एक रिलेटिव मोशन क्रिएट करना है, तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत कम है। मान लो टेम्परेचर T है तो वेलोसिटी मॉलिक्यूल की VV है, तो उसको रिलेटिव मोशन में लाने में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन तुम ले आओगे, तो उसी को कहते हैं फ्रिक्शन। अरे भाई, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल को पकड़ के एक लेयर बना के उसको आगे लेके जाना है, तो थोड़ा मुश्किल काम हो। और इसी मुश्किल काम का कारण है तुम्हारा फ्रिक्शन। क्यों मुश्किल हुआ? अब मान लो टेम्परेचर बढ़ाया तो रैंडमनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा तो फिर वो 4 मॉलिक्यूल जो V से चल रहा था अब 2V से चल रहे होंगे। अब उस 2V से ज्यादा स्पीड से चल रहा है, उसको पकड़ के एक डायरेक्शनल मोशन में लाना और मुश्किल होगा। मतलब विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, विस्कोसिटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं है? जितना प्रेशर पे विस्कोसिटी कैसे डिपेंड करता है? अगर आप बात करें लिक्विड का, तो लिक्विड की विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे विस्कोसिटी बढ़ता जाएगा। और ये ऑब्वियस सी बात है, 2 लेयर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तो विस्कोसिटी की वजह से फ्रिक्शन लगता है, और आप उसको कंप्रेस कर लेंगे तो 2 लेयर और चिपकेंगे। सही बात है, तो विस्कोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, विस्कस प्रॉपर्टी उनकी बढ़ जाएगी। गैस के लिए भी विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है एट अ लो एंड वेरी हाई प्रेशर। बट नॉर्मल प्रेशर का एक रेंज होता है जहां पे उसकी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर होता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है बेटा? नेक्स्ट देखिए, विस्कोसिटी की वजह से फ्लूइड के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है और सॉलिड फ्रिक्शन एक दूसरे के जैसा ही है, उनका काम, इंटेंशन दोनों का सेम है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट उनका फॉर्मूला और वर्किंग प्रिंसिपल है। जैसे आप विस्कोसिटी वाले फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू देखते हो तो होता है ईटा ए डीवी बाई डीएल, और सॉलिड फ्रिक्शन फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। पहला और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। देखो एरिया ऑफ अ कांटेक्ट ऑफ अ फ्लूइड लेयर। फ्लूइड लेयर के बीच में फ्लूइड लेयर का जो कांटेक्ट सरफेस का एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट फॉर अ सॉलिड। सॉलिड के केस में आप पढ़े हो कि कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शन की वैल्यू। दूसरी बात, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द 2 लेयर। देखो रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो फ्रिक्शन 0 लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी है तो फ्रिक्शन लगेगा। रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और रिलेटिव वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी फ्रिक्शन उतना ज्यादा लगेगा। लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन में इसका काम यही है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना, लेकिन रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं करता। एक बार ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो फिक्स हो जाती है म्यू एन। अब वो जितनी ज्यादा वेलोसिटी से चलते जाए फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज नहीं होता। ये सॉलिड फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत बड़ी बात है, दोनों का नेचर एग्जैक्टली उल्टा है।
विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। यस, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन जैसी कोई चीज फॉर्मूला में नहीं है, बट ये डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो जिस पे ये डिपेंड करता था एरिया वेलोसिटी, उस पे ये नहीं करता। ये नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा तो ये नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करता। द विस्कस फोर्स ऑन अ सॉलिड मूविंग इन अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन द शेप साइज ऑफ द सॉलिड। अभी सर सॉलिड कहां से आ गया? अभी तो फ्लूइड की लेयर के बीच में बात कर रहे थे। मान लो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर लेके जाओगे तो अंदर आने में मदद करेगा कि रोकेगा? उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, रोकेगा। इसलिए ये उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इन अ कॉन्टैक्ट। बिल्कुल सही बात है। जो सॉलिड्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन। बस सॉलिड के शेप साइज एंड ऑब्जेक्ट से इसको कोई मतलब नहीं है। बट यहां पे सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। स्टोक्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम अलग से डिफाइन किया है। सॉलिड एंड फ्लूइड के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो सॉलिड के शेप साइज एंड पोजीशन पे, शेप साइज पे डिपेंड करता है। ये हम बात करेंगे। अभी ये तीन मैंने समझाया बेसिकली, इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, जस्ट अभी बात कर रहे हैं। स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ समझिएगा। मान लो कि एक बकेट में पानी रखा, उसमें अगर तुम बॉल को ले जाके थ्रो करोगे तो सर थ्रो करेंगे बॉल को तो बाउंड फोर्स लगेगा। हाँ, बाउंड फोर्स लगेगा। अब बाउंड फोर्स तो आइडियल फ्लूइड में भी लगेगा, और बाउंड फोर्स की जो वैल्यू होती है वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के इक्वल होता है ऊपर की तरफ। ये तो लगेगा। दूसरी बात, उसको रख दोगे तो भी लगता रहेगा। बट अगर ये ऑब्जेक्ट सॉलिड के अंदर मूव करने की कोशिश करेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर मूव करने की कोशिश करेगा तो लिक्विड उसे फोर्स लगाता है, जिसको कहते हैं विस्कस फोर्स। सर ये क्यों लगाता है? एक काम करते हैं बेटा, तुरंत फील आ जाएगा तुम्हें। पानी लाया था ना अभी, ठंडे गर्म का एहसास ले रहे थे ना, उस पानी को ही रख दो, उस फेंक दो। बकेट, बड़े बकेट में पानी ले आओ। मैं कहता हूं लाओ और करो, मजा दिला दूंगा तुम्हें तुरंत। देख, बकेट में पानी भरो, अभी ले जाओ, नीट की कसम है तुम्हें। बकेट में पानी लाओ, अभी मोक्ष दिलाता हूं तुम्हें। रखो और इधर से हाथ लाओ, और हाथ को बहुत तेजी से ऐसे ला के उस पर छपाक से मारो। आधी जनता को फील आ गया सर चोट लग जाएगा। क्यों? बाउंड फोर्स की वजह से। बाउंड फोर्स तो तब भी लगता है जब आराम से हाथ को रख दो। आराम से हाथ को रख दोगे, जब तुम्हारा हैंड वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो वाटर के डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेस वाटर के वेट की इक्वल बाउंड फोर्स लगता है। हाँ, तो आराम से रख दोगे तो भी लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे छपाक से मारोगे, कभी सोचा है कि बहुत मार के देखने मजा आ जाएगा। मार के देख, हाथ टूट जाएगा। अगर थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग गया ना, अगर ऐसे जाके लग गया ना, हाथ टूट जाएगा। पानी हाथ तोड़ सकता है। और सर उस पानी को तो हम चबा जाते हैं, पी जाते हैं, पानी से तो मुंह धो लेते हैं, पता नहीं पानी से हम क्या क्या कर देते हैं। वो पानी तुम्हारा हाथ तोड़ देगा। करके तो देख। अरे हाँ हाँ हाँ, बहुत चोट लगा सर। मतलब ये है सीधा सीधा कि अगर फ्लूइड के साथ फ्लूइड जबरदस्ती करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाए, है ना। अगर जबरदस्ती करोगे, उसके अंदर घुसने की कोशिश करोगे, एक पानी ले, बकेट में पानी ले लो और इसमें हाथ मारो ऐसे, तो जितना तेजी से हाथ मारोगे ना, उतना ज्यादा ये वाटर लिक्विड उसको अपोज करेगा। और बड़े आश्चर्य की बात है, इसको फील करो, तुम्हें आनंदमय हो जाओगे एकदम जब हाथ रख दोगे। प्यार से हाथ रख दोगे तो अपने अंदर ले लेगा आओ। इसलिए कहते हैं जहां पे प्यार से और आराम से काम चल जाए, वहां पे जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जोर जबरदस्ती करके नुकसान और हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करो, सब बढ़िया होगा। यहां पे अगर तुम इस बॉल को रख दो, लोहे का बॉल है, थोड़ा सा हेवी बॉल है, बॉल को रख दो, ये अपने आप धीरे 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 नीचे चला जाएगा। और बॉल को जोर से मारो, मजाल है कि पानी अंदर आने दे। खेल इससे, फिजिक्स से। बकेट में पानी रख दो और बॉल को तेजी से मारो। ये हल्का सा बॉल या भारी बॉल कोई भी ले लो, उसको तेजी से मारो। ये जाएगा यहां पे, ऐसे पड़ेगा और फिर वापस आ जाएगा। पानी बोला ना 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 ना, ऐसे नहीं, हमसे जबरदस्ती नहीं। प्यार से करो, कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती करोगे तो बहुत दिक्कत है। जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो मैं आने नहीं दूंगा अंदर। तो जब भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट और स्टोक्स लॉ, दिस लॉ गिवन द एक्सप्रेशन फॉर द विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी, स्पेशली स्फेरिकल बॉडी। ये सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए स्टोक्स ने अपना लॉ दिया था, सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए। जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी try to moving through the fluid, then this expression was given by the English scientist Sir George G. Stokes। अच्छा, ये नाम है इतना बड़ा साइंटिस्ट साहब का नाम इतना बड़ा।
साइंटिस्ट सर जॉर्ज जी स्टोक, इन्होंने एक नियम दिया था। When a spherical ball is dropped in a liquid, he observed that the viscous force experienced by the ball is proportional to the velocity of the object through the fluid. ये तो तुम्हें अभी मैंने समझाया कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड में जितनी ज्यादा वेलोसिटी से इंटर करने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा फ्लूइड उसको फोर्स लगा के अपोज करेगा। दिखाया ना भी, बहुत तेजी से हाथ ले जाओगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, धीरे धीरे हाथ ले जाओगे कम फोर्स लगेगा। मतलब क्लास में बात करते अपन कहते हैं कि मान लो कि स्विमिंग पूल में उतर गए अपन, तैरना नहीं है, अब चल के जाना है और दौड़ के जाना है। कैसे चलना जाना आसान होगा? धीरे धीरे चल के जाओ ना तो पानी तुमको अलाउ कर देगा, और तेजी से दौड़ने की कोशिश करोगे ना तो जितनी ज्यादा तेजी से दौड़ोगे फ्लूइड उतना फोर्स लगाएगा। और एक गजब ही चीज बताई सर ये। तो विस्कस ऑफ द force is directly proportional to velocity and force is directly proportional to radius मतलब उसके shape and size पे देखो डिपेंड कर रहा है। and force is directly proportional to coefficient of viscosity। मान लो पानी के बदले तुम लिया ग्रीस और उसमें हाथ मारा, हाथ ही टूट देगा वो। मतलब ये फोर्स तीन चीजों पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्लूइड फ्रिक्शन जो सॉलिड और लिक्विड के बीच लगता है, बिटवीन सॉलिड और सॉलिड में सिर्फ स्फेयर ही तुम्हें पढ़ना है। सर आपको ही फेंक देंगे तो आपको भी तो चोट लगेगा, मुझे ही फेंक दे मुझे लगेगा, मेरे भी फोर्स लगेगा, लेकिन उस फोर्स का एक्सप्रेशन नहीं निकाल पाया कोई भी। स्फेयर पे ही एक्सप्रेशन अपनी निकालते, स्फेयर बिटवीन सॉलिड स्फेयर एंड लिक्विड, सॉलिड स्फेयर एंड लिक्विड। और जब इस फोर्स को एग्जैक्टली हमने कैलकुलेट करा था, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आया 6 पाई का, तो तीनों को जोड़ देते हैं तो 6 पाई है आपका प्रोपोर्शनल क्वांटिटी, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेलोसिटी अगर आपकी आगे है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे होगा, तो यहाँ पे माइनस आता है जो सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। तो आपने अभी दो तरह की विस्कस फोर्स पढ़ी है। जब कोई सॉलिड पूरा डूब के अंदर, समझना, एक आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, इसको समझना बहुत जरूरी है। F बराबर ईटा, ये है विस्कस फोर्स, ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। और दूसरा पढ़ा आपने F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। सर माइनस क्यों नहीं लगाया? अरे भाई वो डायरेक्शन बता रहा, मैग्नीट्यूड तो यही होगा, डायरेक्शन बुद्धि से निकाल ले। अब ये फोर्स तब लगता है बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड, बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड के लेयर के बीच में लगेगा, या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं सॉलिड और लिक्विड में नहीं लग सकता, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली लिक्विड सरफेस में इसके ऊपर में, मतलब पार्शियली डिसॉल्व होगा, पूरा नहीं होगा, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी चलने की कोशिश करे, तो यहां पे जो लेयर है इसको चिपका के पीछे खींचेगा, तो कंप्लीटली सबमर्ज ना हो, ऊपर ऊपर हो। तो बिटवीन लेयर ऑफ अ लिक्विड और बिटवीन सॉलिड एंड लेयर ऑफ लिक्विड। सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। अरे रामलाल नहीं होना, जहां पे स्फीयर की बात करें ना तो ये यूज करना, क्योंकि सिर्फ स्फीयर के लिए सही है, फॉर स्फीयर ओनली। अब तुमसे एरिया की बात कर रहा तो ऑब्वियसली ये यूज करोगे, वेलोसिटी के ग्रेडियंट की बात करा तो ये यूज करोगे। अगर तुमको 6 पाई ईटा आरवीटी जैसा स्फीयर की बात करा, स्फीयर की बात नहीं करा तो इसको यूज ही नहीं कर सकते हैं। ये है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड व्हेन solid is moving through the liquid, solid is moving inside the liquid, moving inside the liquid। जब वो लिक्विड के एग्जैक्टली कहां चल रहा होगा? अंदर में चल रहा होगा। अब यहां पे डिफाइन करते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। होता क्या है, जैसे इस पे पहले इससे मैं एक सवाल बच्चों को कराता हूं कि देखो मान लो कि अपना है धरती माता, ठीक है, इससे h हाइट ऊपर क्लाउड्स होते होंगे, हाँ। अब वहां से वाटर मॉलिक्यूल नीचे गिर रहा, ठीक है, तो क्लाउड में कोई बैठा तो नहीं है जो पानी को नीचे फेंक रहा, तो पानी का तो ड्रॉप ही होता होगा। ये ड्रॉप किया, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे 0। ये ड्रॉप होते नीचे 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 धीरे धीरे आएगा। तो अर्थ सरफेस से कितने हाइट पे क्लाउड्स बनते होंगे? तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ये बनते हैं ऑलमोस्ट 2-4 किलोमीटर, तो अपन 2 किलोमीटर ही ले लेते हैं, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से या सीधा ड्रॉप किया तो h हाइट पे चलने के बाद इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए √2gh, √2gh। तो ये हो गया 2g की वैल्यू 10 और हाइट है आपका 10⁻³ तो ये हो जाएगा सर हाइट 2 × 10⁻³। तो 2 × 2 4 बाहर जाएगा, तो 2 10⁻4 बाहर गया तो 100, ये हो जाएगा सर 200 मीटर पर सेकेंड। क्या सच में वाटर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, क्लाउड तो 2 किलोमीटर पे है, वाटर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड होता है या नहीं? सर 200 मीटर पर सेकंड तो ज्यादा हुआ। अरे ज्यादा नहीं हुआ,
200 मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हो गया। ओ, स्पीड ऑफ साउंड से वाटर मॉलिक्यूल आता है क्या? वो तो हमें सर ऐसे आता हुआ दिखाई देता है धीरे धीरे। हाँ, तो असल में इसकी स्पीड होती है 224 मीटर पर सेकेंड, लेकिन थ्योरेटिकली 500 मीटर 200 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है क्या? आपको क्या लग रहा है? सर आपने ये जो फॉर्मूला यूज किया ना √2gh, ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि जी वेरिएबल होता है। कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं? वो बहुत बड़े रामलाल लोग हैं। जी वेरिएबल होता है मानता हूं, लेकिन 32 किलोमीटर पे जाने के बाद 1-2% चेंज होता है। यहां पे काहे का जी चेंज हो रहा है यार? अरे हाँ सर, जी तो 2, 4, 10, 20 किलोमीटर तक जी कांस्टेंट होगा, तो ये तो सही है। वेलोसिटी तो इतनी आनी चाहिए सर। ये वेलोसिटी अगर तुम सोचो तो बंदूक फायर करते हैं ना, तो वहां पे 100-150 मीटर पर सेकंड से बंदूक का गोली चलता है। मतलब बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज गति से अगर ये वाटर मॉलिक्यूल सच में अर्थ पे 200 मीटर पर सेकंड जैसा ये थ्योरेटिकली आ रहा है, आ जाए, तो तुम्हें धरती पर खून ही खून दिखाई देगा। है, पानी आएगा तो खून बन जाएगा। अरे भैया, वो पानी अगर 200 मीटर पर सेकंड से आए ना, तो गोले की तरह आएगा, एकदम गोली की तरह आएगा, बारूद की तरह। तुम्हारे सर पे गिर गया ना, तो छेद करता हुआ नीचे निकल जाएगा, छेद करता हुआ एकदम खून खून बह जाएगा। तू ऐसा डरा रहे हो आप? डरा नहीं रहा। 200 मीटर पर सेकंड बहुत कम होता है क्या? किलोमीटर पर आवर नहीं है ये, 200 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। 200 मीटर चल जाएगा 1 सेकंड में। मतलब जहां छप्पर पे, ट्रेन में, बुलेट, मतलब गाड़ी कार वार तो पता नहीं कहां मिलेंगे, सब में छेद करता हुआ पानी चलेगा। इतनी आग से चलेगा पानी। तो सर ऐसा होता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसने बचाया हमें? धरती माता ने। फिर से खड़े होकर धरती माता को धन्यवाद करो। नहीं तो एक बार अगर बारिश हो जाए ना, तो पूरी दुनिया निपट ले। तो धरती कैसे? तो सुनो, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल, गैस, इन्वायरमेंट, वो एक फ्लूइड है। हाँ, फ्लूइड है। और इस फ्लूइड में जब वाटर मॉलिक्यूल चलने की कोशिश करता है, तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन लगाता है 6π∗RV। इसको आप भूल गए। अरे हाँ, अब ये इतना फोर्स होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल चलते चलते इस फोर्स की वजह से ऊपर 6π∗RVT, नीचे mg बैलेंस हो जाता है। और बैलेंस हो जाएगा तो नेट फोर्स 0, तो mg को बैलेंस ही कर लिया। ये g की वजह से ही तो एसिलेटेड होकर नीचे आ रहा था। नेट फोर्स ही 0, नेट फोर्स 0, तो 2-3 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी गेन करता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता रहता है। जैसे ये नीचे आएगा, इसकी वेलोसिटी जैसे 3 मीटर पर सेकंड होगी, तो नीचे की तरफ mg जो लग रहा है, ऊपर की तरफ 6π∗RVT को बैलेंस कर लेगा। उसके बाद 3 मीटर 2 मीटर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे चलता है। और ये गैसियस मॉलिक्यूल ने कैसे रोका? तो गैसियस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होती है 6 मीटर पर सेकंड, और अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से एस्केप वेलोसिटी होता है 11। अगर एस्केप वेलोसिटी गलती से अर्थ की ग्रेविटेशन थोड़ी कम होती, तो ये गैस ऊपर उड़ जाता। फिर क्लाउड का जो वाटर मॉलिक्यूल है इतनी स्पीड से आता, फिर एक ही दिन में दुनिया खत्म। तो धरती माता है जो तुम्हें बचा के रखी हुई है, इसलिए धरती माता को लोग प्रणाम करते हैं। मुझे आया कि नहीं आया? तो रिस्पेक्ट करो और आगे देखो। तो हमें अब पढ़ना है टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, कि टर्मिनल वेलोसिटी अगर किसी फ्लूइड में चला जाए तो कैसे देखेंगे। इसको नीचे कर दो। अब मान लो एक बॉल को मैंने यहां पे ड्रॉप किया। सी, इस ब्लॉक को मैंने ड्रॉप किया इन अ विस्कस लिक्विड। पहले असल में कौन सा लिक्विड मानते थे हम? आइडियल। लेकिन अब ये कैसा लिक्विड है? विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड, तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी? ईटा। जैसे मैंने ड्रॉप किया तो उसकी वेलोसिटी थी 0। हाँ सर, वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी 0 होगा तो कोई भी विस्कस फोर्स नहीं लगेगा। तो विस्कस फोर्स 6π∗RVT तब लगता है जब उसके पास कुछ वेलोसिटी होता है। तो मान लीजिए इस पे नीचे फोर्स लग रहा है mg, और ऊपर लग रहा है बायंट। बायंट क्यों? क्योंकि फ्लूइड के अंदर है तो बायंट तो लगेगा। तो ठीक है, अब देखिए, नीचे mg, ऊपर बायंट fv। तो अगर आप केस 1 की बात करें, अगर fv और mg इक्वल हो जाता तो नीचे जाता ही नहीं। लेकिन अगर आप मानते हो कि mg बहुत ज्यादा है, तो mg माइनस fv ये आएगा आपका नेट फोर्स। नेट फोर्स की वजह से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब थोड़ी देर बाद ये कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, तो इसका नीचे की तरफ वेलोसिटी आएगा। थोड़ा नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ बायंट लगेगा, बायंट तो लगता रहेगा, और ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। अब इसमें 4 एरो बन गए। पहले तो 2 ही एरो थे, वेलोसिटी भी नहीं था। अब चारों एरो को अरेंज करना बहुत इंटेलिजेंटली जरूरी है। ध्यान से देखो, mg टाइम के साथ नहीं बढ़ता, वो कांस्टेंट होता है। और बैंड फोर्स भी आपको बताया था ρVg, जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा ऊपर उतना ही लिक्विड हर जगह डिस्प्लेस करेगा, वो भी उतना ही होगा। तो आप कहोगे कि नीचे mg वही रहा, नीचे mg वही रहा,
और नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी कुछ डेवलप हो गई, तो ऊपर आएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, ऊपर आएगा बायंड फोर्स। तो पहले ऊपर फोर्स कम था, अब ऊपर थोड़ा फोर्स आ गया, लेकिन अभी भी नीचे अगर डोमिनेटिंग है आपका mg, तो आप बोलोगे कि थोड़ा नेट फोर्स कम हो जाएगा, mg माइनस fb प्लस fr, थोड़ा नेट फोर्स कम हो जाएगा। नेट फोर्स कम होने से एक्सीलरेशन कम होगा, लेकिन अभी भी डोमिनेटिंग mg ही है, तो एक्सीलरेशन कम हो गया, मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कम हो गया, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ेगा ही। चलो सर बढ़ा लो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, वेलोसिटी आपने बढ़ा लिया। अब मान लो वेलोसिटी बढ़ गई, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा तो fr बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स 6 पाई ईटा आरवीटी में ये fr बढ़ जाएगा, बस fr बढ़ जाएगा। अब जब fr बढ़ेगा तो इसका डिफरेंस घटेगा, मतलब एक्सीलरेशन घटेगा, लेकिन एक्सीलरेशन होगा तो नीचे ही, एक्सीलरेशन नीचे होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, ये जो टर्म है fr, इसके साथ मिलके एक इंस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट और ये बढ़ रहा, तो ये पहले बहुत कम था, इसके साथ ये जुड़ गया तो बढ़ा, और ये और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, तो एक इंस्टेंट आएगा जिसको आप कह सकते हो कि मान लो केस 3 कि नीचे की तरफ लगने वाला mg ऊपर की तरफ लगने वाला fb प्लस fr के बराबर हो जाए, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे बराबर होगा तो नेट फोर्स आ जाएगा आपका 0, मतलब एक्सीलरेशन 0, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि थोड़ी देर बाद, देखना ध्यान से, नीचे की तरफ लगने वाला mg ऊपर की तरफ लगने वाला fr, एक काम करता हूं मैं यहां पे बना लेता हूं, नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी v, ऊपर की तरफ fr और ऊपर की तरफ बायंड। एक सिचुएशन पे ये बायंड फोर्स और ये fr mg के बराबर हो गया, तो नेट फोर्स हो जाएगा 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बस सिंपल सी बात, वेलोसिटी हो जाएगा कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। देखो 3 केस में बांट के मैंने आपको समझा दी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो ये फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा बाद में, ये फोर्स कांस्टेंट, ये पहले से कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, नीचे कांस्टेंट फोर्स जितना है उतना ही ऊपर कांस्टेंट फोर्स, नेट फोर्स हमेशा के लिए 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जब भी किसी फ्लूइड से, यही वाटर मॉलिक्यूल के साथ होता है, वाटर मॉलिक्यूल जब इनिशियली चलता है तो नीचे mg लगता है, और मान लो एयर का बायंड फोर्स बहुत कम है, तो एयर का फ्रिक्शन फोर्स जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो थोड़े समय बाद ही 6 पाई ईटा आरबीटी फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट होता है कि mg को बैलेंस कर लेता है। यहां भी धीरे धीरे fr बढ़ता जाएगा और एक सिचुएशन पे mg को बैलेंस कर लेगा। जैसे mg को बैलेंस करा, नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 होते ही ना क्या होगा पता है, एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो ये बढ़ेगा नहीं, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट तो फिर fr भी कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो अभी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है अपने को निकालना है, तो आपने क्या बोला था, mg बराबर fb प्लस fr। अब एक काम करें, fr को इधर रहने दे, fb को उधर ले जाए, तो fr इज इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस fb। अब यहाँ पे वैल्यू लिखे सबकी, तो ये होता है आपका 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी। रो को बाहर निकाल ले, सिग्मा को वी जी को बाहर निकाल ले, और v को बाहर निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अपन सिर्फ और सिर्फ स्फीयर की ही बात कर सकते हैं, और कोई चीज के लिए फॉर्मूला ड्राइव नहीं है, सिर्फ स्फीयर के लिए ड्राइव है। इधर हो जाएगा आपका 6 पाई ईटा आर वी टी। बहुत सारे टर्म कैंसिल हो रहेंगे, ध्यान से कैंसिल करिएगा। g से g कैंसिल होगा क्या, नहीं हो रहा यार, 6 पाई ईटा आर वी टी है, g से g कैंसिल नहीं हो रहा, अच्छा कोई बात नहीं। ये r से r क्यूब कैंसिल होगा तो r स्क्वायर बचेगा, हाँ, और पाई से पाई कैंसिल होगा, ओके। 6 को नीचे लाओगे 13 और 4/18 मतलब 2/9, तो टर्मिनल वेलोसिटी हो गया आपका 2r स्क्वायर बाई 9, 2r स्क्वायर बाई 9, और नीचे आ जाएगा ईटा इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू जी। ये आ गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना। इस तरफ जी नहीं है तो ये आ गया टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी को ध्यान से देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का होल स्क्वायर है, तो जितना बड़ा ड्रॉप होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस रो, और यहां पे तुम लगा दो mr स्टार, तुम्हें फील ही आ जाएगा। इफ सिग्मा बराबर रो, तो तुम्हें पता था अगर सिग्मा बराबर रो होगा तो ऑब्जेक्ट चल ही नहीं पाएगा। कई ऑब्जेक्ट को तुम रख दो, जितनी mg उतनी सिग्मा, मतलब fv mg को बैलेंस कर लेगा, चलेगा ही नहीं तो वेलोसिटी कहां से आ पाएगा। तो देखो लास्ट में टर्मिनल वेलोसिटी भी सिग्मा माइनस रो के प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि अगर तुम दोनों को जी इक्वल रख दो तो टर्मिनल वेलोसिटी 0 ही हो जाएगी। इतना जबरदस्त चीज आ गया देख। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी क्यों आया सर? टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी इसलिए आया है, मान लो पानी में बॉल को रख दो तो तेजी से चलता हुआ दिखाई देगा।
ग्रीस में रख दो, ग्रीस या ग्लिसरीन या हनी में रख दो, तो वो बहुत धीरे धीरे चलेगा। मतलब जितनी ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी, फोर्स उतना ज्यादा होगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी कम गेन कर पाएगा। कितनी जबरदस्त बात है, ठीक है। अब आओ टर्मिनल वेलोसिटी का यहाँ पे देख लेते हैं। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू द विस्कस मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। It is usually denoted by Vt. The terminal velocity is directly proportional to a square of the radius of the body. That's why bigger raindrop falls with a larger velocity as compared to the smaller drop. जितना छोटा ड्रॉप होगा वो धीरे धीरे चलेगा, बड़ा ड्रॉप तेजी में चलेगा। It is inversely proportional to the viscosity of the medium. Yes, inversely proportional to viscosity of the medium, and is directly proportional to the difference of density of the body. And हा कितना सही पढ़ा है यार, कितना सही पढ़ा, सीधा सीधा सब कुछ फील आ गया कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस रो, ये तो एमआर स्टार से फील भी आ गया, एंड टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। और नीट में इस पे छोटे छोटे सवाल पूछते, एकदम छोटका सवाल पूछते, एकदम समझ में आया कि नहीं है। ये अपने को, रुको ये गलत जगह पे आ गया, ये पढ़ाऊंगा मैं, ये मैंने लिखा भी है कहीं, चिंता नहीं करने का, चिंता नहीं, ठीक है, ये पढ़ाऊंगा। चलो सवाल करते हैं फटाफट, एकदम मजा आ जाएगा। अब यहां पे एक चीज देख लो, ये समझ लिया अपन ने। अगर मैं बोलूं कि उस केस में वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस या टाइम, और टाइम का ग्राफ कैसा होता, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था तो उसकी वेलोसिटी पहले बढ़ी थी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऊपर बढ़ाना था, और धीरे 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 वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। तो देखो ये कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लिया। सर आपने पहले ड्रॉप किया था ना, ओहो सॉरी शक्तिमान, ड्रॉप किया था तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ी थी और फिर कांस्टेंट हो गया था, देखो। और जब ये टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर चुका था तो उसकी वैल्यू कुछ थी, वेट, ये टर्मिनल वेलोसिटी। रफली डायग्राम ऐसा बनाते हैं, कोई इक्वेशन नहीं है, सीधा सीधा ऐसे देखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस पे आपने फंक्शन थोड़ी ना बनाया है, टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना बनाया है, लेकिन आपने लॉजिकली देखा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरता जा रहा था उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया था, वो टर्मिनल वेलोसिटी। अब एक बात और सुनना, क्या इसका स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है? हाँ, तो मैंने पहले ही तो बताया कि नेट फोर्स कम होता जा रहा है। आपने ही तो बताया था कि सर पहले नेट फोर्स mg माइनस सिर्फ fb, इसके आने से नेट फोर्स कम होगा, और ये बढ़ेगा तो नेट फोर्स और कम होगा, फिर नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। तो अगर मैं फोर्स का ग्राफ और एक्सीलरेशन का ग्राफ पूछ दूं, फोर्स का, एक्सीलरेशन का ही पूछ देता हूं, तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम और हाइट का ग्राफ ऐसा होगा। पहले एक्सीलरेशन ज्यादा था, धीरे 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 एक्सीलरेशन क्या हो गया था, जीरो। तो पहले एक्सीलरेशन ज्यादा था तो ऐसे, और फिर एक्सीलरेशन कम होते होते फिर होते होते तो जीरो हो गया, ऐसा। लीनियर प्रोपोर्शनल ग्राफ नहीं होता, लीनियरली नहीं होता, नॉन लीनियरली ऐसे घट रहा होता, ठीक है। तो अब देखो सवाल तुमसे पूछा, बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ सम वेलोसिटी, एक बॉल को किसी वी वेलोसिटी से फेंका है, ड्रॉप नहीं किया, ग्रेटर देन द टर्मिनल स्पीड, ओ टर्मिनल स्पीड से ज्यादा स्पीड दिया, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि टर्मिनल स्पीड से ज्यादा स्पीड दिया है तो ऊपर लगने वाला जो बाइंड फोर्स होगा तो कांस्टेंट होगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यूजुअल फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगी, तो ऊपर वाला डोमिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी तो ज्यादा फोर्स, तो ये दोनों ऊपर Fr प्लस Fb दोनों ऐड होकर mg से सब्ट्रैक्ट होगा, ऊपर बचेगा आपका नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और वेलोसिटी नीचे है, इसका होगा रिटार्डेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ v और धीरे धीरे रिटार्ड करेगा। अब देखना ग्राफ में दो ग्राफ तो ऐसे बनाए जिसमें t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 दे दिया, मतलब c और d तो एकदम गलत है, क्योंकि बॉल को v वेलोसिटी से फेंका है तो इनिशियली कुछ वेलोसिटी उसकी v रही होगी। अब ये रिटार्ड करके धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगा, और जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कम होते होते इसकी वैल्यू घटाते घटाते, ये पहले ज्यादा था, अब धीरे धीरे घट के इसके बराबर हो जाएगी, तो नेट फोर्स जीरो, तो वेलोसिटी फिर से टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करके कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये लीनियर ग्राफ तो बनता नहीं, मैंने पहले आपको बनाया था, तो एक ही बचा बी सही। कंसेप्ट सीखा, सवाल सॉल्व। आगे देखो, अ प्लेट ऑफ एरिया इतना, अब देखना नीट का पूछा हुआ डायरेक्ट मैंने सवाल लिया, 1 मीटर स्क्वायर, प्रोड्यूस एंड फ्लैट सरफेस एंड इज सेपरेटेड बाय अ फिल्म ऑफ अ वायल। अच्छा, वायल फिल्म के इतने थिकनेस पे पड़ा हुआ है 10⁻⁵ मीटर, मतलब इतने थिकनेस पर थिक, हुज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल टू 1.5, देखो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बताया था। फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज द प्लेट टू स्लाइड ऑन अ सरफेस एट अ कांस्टेंट स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। देख एक बात बता, विस्कस फोर्स वाला सवाल है, विस्कस लिक्विड पे रखा है, फोर्स पूछा है,
क्या क्या दिया तुम्हें, एरिया, लेंथ, ईटा, वी। तुम्हें नहीं लग रहा कि फोर्स बराबर ये ईटा एरिया वी बाई एल की वैल्यू पूछ रहा, कहाँ चक्रों में पड़ा है, आंसर निकालना। दो ही दो फॉर्मूला है विस्कस फोर्स का। ला ईटा बोल सर 3/2, हाँ, और एरिया बोलो 1/10, ओके। लेंथ बोलो तो लेंथ नीचे है 10⁻⁻5, ऊपर वेलोसिटी बोलो 10⁻3, कैंसिल होगा 10⁻2 नीचे आ जाएगा। (10⁻2) क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ऊपर रहेगा तो 100 से 0 कैंसिल होगा तो ऊपर 10, 3/2 इंटू 10, 30/2, 15 न्यूटन आंसर। पहले ही समझाया था। ये देखो, बॉल ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर, बॉल की डेंसिटी है सिग्मा और इसकी रेडियस है आर, इज ड्रॉप्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो फ्रॉम सर्टेन हाइट एच। सर्टेन हाइट एच से एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है रो, उस पर थ्रो किया। Speed of the ball does not change even on entering the liquid and viscosity of liquid is eta, then height of the ball from it is dropped. Okay, सवाल समझना, इसकी coefficient of viscosity है eta और डेंसिटी है रो। जब मैंने इसको ड्रॉप किया तो वेलोसिटी था 0। ये कह रहा है जब इसमें इंटर करा ना, जिस इंस्टेंट पे भागता हुआ इंटर करेगा तो बाहर ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे कुछ वेलोसिटी इसकी होगा, वो वेलोसिटी होगा √2gh। अब जब इंटर करा तो इंटर करने के बाद अंदर गया तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि नेट फोर्स 0 हो गया। जैसे बाहर में फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, जब तक लिक्विड के बाहर है तो फ्री फॉल हो रहा है, ऐसे बॉल गिरेगा, ऐसे बॉल गिरेगा धीरे, तो जी से एक्सेलरेट होते हुए आएगा तो एच हाइट पे उसकी वेलोसिटी को √2gh। लेकिन कह रहा है जब लिक्विड में गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी तभी कांस्टेंट हो सकता है जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो पहले तो जी एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा था, अंदर ऐसा क्या हुआ, तो अंदर ऐसा हुआ कि नीचे mg लग रहा था इसलिए जी एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा था, लेकिन जैसे ही अंदर गया ऊपर तुरंत से एक फोर्स आया, बैंड फोर्स, और एक आया फ्रिक्शन फोर्स। इन दोनों का सम mg के बराबर हो गया तो नेट फोर्स हो गया होगा 0। और नेट फोर्स 0 हो गया मतलब वो क्रिटिकल वेलोसिटी को गेन कर चुका था आते आते। अच्छा, मतलब यहां पहुंचा तो इसकी जो वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी अंदर होती वो वहीं पे गेन कर चुका था। तो ये पहले ही कैसे गेन कर जाएगा? अरे भाई सुन, नीचे mg ऊपर fb प्लस fr, नीचे mg और ऊपर में fb प्लस fr की वैल्यू अगर mg के बराबर हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा ना, तो जिस वेलोसिटी चलेगा वही क्रिटिकल है। तो पहले ही इतनी वेलोसिटी यहां से गिरने की वजह से गेन कर चुका था, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू प्लस बैंड फोर्स mg को बैलेंस कर रहा। ठीक है सर, अब क्या करें? तो देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आप जानते हो 2/9 r² ईटा सिग्मा माइनस रो इंटू जी। हाँ सर जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, ये होगा। अब क्या करें सर? अब हो गया ना, आंसर आ गया। कैसे? तो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर चुका था, मतलब यहां पे जो वेलोसिटी था √2gh, इसको बराबर रख दो, तो √2gh इज इक्वल टू दिस टर्म। तो इधर उधर जाएगा तो सब स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सारे टर्म क्या हो जाएंगे? स्क्वायर। इधर भी g है और एक इधर भी g है, तो स्क्वायर होके जाएगा तो g तो स्क्वायर और g से कटेगा तो नीचे आ जाएगा, ऊपर रहेगा एक g बाहर में, ये 2 का होल स्क्वायर 4 ही आएगा आंसर। देख ले, समझ में आया कि नहीं है? ये आ जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, विस्कस ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द बॉडी, हाँ, वेलोसिटी विथ विच मूव, हाँ, विस्कोसिटी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, the terminal velocity of the small size spherical body of the radius r falling vertically in a viscous liquid is given by the proportional to r square। अगर टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस के बीच में ग्राफ पूछे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, जितना ज्यादा रेडियस होगा टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होता है। इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ द स्फीयर ऑफ गोल्ड जिसकी डेंसिटी इतना है, मतलब एक गोल्ड है जिसकी डेंसिटी है 19.5 और टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर ऑफ अ गोल्ड इतना वेलोसिटी इसकी दी है v is equal to 0.2 in a viscous liquid of density 1.5। विस्कस लिक्विड की डेंसिटी है 1.5। नीट का पूछा हुआ सवाल है बेटा ये। फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए स्फीयर ऑफ सिल्वर। अरे ये सोना चांदी खेल रहा भाई। इसकी डेंसिटी दी हुई है 10.5 सिल्वर की, देन सेम साइज का, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो मैं नहीं लग रहा टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी डिफरेंस। तो गोल्ड का जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस निकालोगे तो 18 आ रहा, 19.5 माइनस 1.5 18। और सिल्वर की निकालोगे तो 10.5 में से इसको घटाकर 9 से कैंसिल होगा 2, ये यहाँ, तो V सिल्वर इज इक्वल टू V गोल्ड बाई 2, मतलब 0.2/2 0.1 आंसर आ गया। इतना आसान है यार, कोई खास बात नहीं। ये नीट 2018 का सवाल है। स्मॉल स्फीयर रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम अ रेस्ट इन अ विस्कस लिक्विड, रेस्ट से विस्कस लिक्विड में चला, मतलब ये विस्कस लिक्विड है। एज अ रिजल्ट हीट प्रोड्यूस ड्यू टू विस्कस फोर्स, हाँ विस्कस फोर्स से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। देन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब पावर लॉस, एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड, रेट मतलब पर सेकंड, एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड इज पावर लॉस। पावर लॉस इज नथिंग बट फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्फीयर अटैच इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो भाई साहब आपको याद है ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे जो लग रहा है वो होता है 6 पाई ईटा आर वी, हाँ होता है आर वी इंटू एक वी और है, ठीक है। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू 6 पाई ईटा, तो कांस्टेंट हटा दो, आर रेडियस में पूछा तो आर वी स्क्वायर, एंड वी इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वेलोसिटी इज सेल्फ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर वी स्क्वायर करो तो आर का पावर 4 इंटू आर, पावर लॉस इज रेडियस का पावर 5, पावर लॉस इज रेडियस का पावर 5। बहुत मुश्किल सवाल है, 99% बच्चे छोड़ के आए थे। क्यों? क्योंकि कनेक्ट करना है कंसेप्ट को, एक दूसरे के साथ कंसेप्ट को क्या करना है, कनेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बस अपन पास आ गए हैं, टर्मिनल वेलोसिटी के बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। अब देखिए, देखिए ध्यान से। अब ये पाइप है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, चार्ज अपने आप इसमें फ्लो कर जाता है क्या? नहीं, हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होता है, एंड दैट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो I इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं डेल्टा वी बाई आर। अरे हाँ सर, ये तो हमें पता है। तो उसी तरीके से पाइप में जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, इस इक्वेशन पे अभी तक नीट में सवाल नहीं आए हैं, लेकिन अपने को पता होना चाहिए, इसको पॉइजन इक्वेशन कहते हैं। तो बिना प्रेशर डिफरेंस के तो नहीं होगा। हाँ सर, फोर्स लगेगा तो प्रेशर डिफरेंस आएगा पाइप के एंड के क्रॉस। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक फ्लूइड फ्लो करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे P1 ज्यादा है P2 से, तो इधर लिक्विड फ्लो करके जाएगा। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ऑफ लिक्विड Q से रिप्रेजेंट करते हैं एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, हर जगह कांस्टेंट होगा, वो प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P। दैट डेल्टा P इज डिफाइंड एज P1 माइनस P2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर डिफरेंस। मतलब लिक्विड के फ्लो करने का होल एंड सोल रीजन है प्रेशर डिफरेंस, जैसे करंट फ्लो करने का होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है सर, समझ आया। अब जब आप यहाँ पे इतना ही प्रेशर डिफरेंस एक इतने बड़े पाइप में क्रिएट करें और छोटे पाइप में क्रिएट करें, तो छोटे पाइप लेंथ कम होगा तो वहां पे फ्लो कराना ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ ज्यादा तो फ्लो कम, लेंथ कम तो फ्लो ज्यादा आसान होगा, मतलब Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एंड प्रैक्टिकली देखा गया Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का पावर 4। R का पावर 4 इसलिए कि जितना बड़ा रेडियस होगा तो कम प्रेशर डिफरेंस से ज्यादा लिक्विड फ्लो कर जाएगा, तो रेडियस का पावर 4। और Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पानी को फ्लो कराना ज्यादा आसान है इन कंपेयर टू द अदर लिक्विड विच हैव हायर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो 4 चीजों पे डिपेंड करी, डेल्टा भी 1, 2, 3 और 4। इन चीजों पे प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल साइन हटाने पे एक कांस्टेंट भी आता है, तो Q की वैल्यू हो जाता है पाई P R का पावर 4 8 ईटा L। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, द वॉल्यूम ऑफ विस्कस फ्लूइड, और ये विस्कस में, नॉन विस्कस में नहीं, विस्कस फ्लूइड फ्लोइंग रेडियली पर यूनिट टाइम थ्रू द नैरो पाइप गिवन बाय द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। देखो ऐसा है कि अगर आइडियल होता तो एक बार V वेलोसिटी गेन कर चुका तो V से चलता रहता, लेकिन नॉन आइडियल है तभी तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स है, सॉरी, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो है Q इज, देखो पाई P R का पावर 4, यही तो बता रहा था, पाई P R का 4 8 ईटा L। ये जो पाई और 8 आया है, पाई एंड 8 आर कांस्टेंट, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट, वेयर P इज द प्रेशर डिफरेंस, R इज रेडियस, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, L इज लेंथ। अब यहां पे Q इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस को ऊपर रखो, सारे टर्म को नीचे ले आओ, 8 ईटा L डिवाइडेड बाई पाई R का पावर 4, तो ये होगा तुम्हारा फ्लूइड रेसिस्टेंस, फ्लूइड रेसिस्टेंस ऑफ पाइप। पाइप जितना ऑफर कर रहा है फ्लूइड रेसिस्टेंस, उसकी वैल्यू हो गई।
अब इसमें ज़्यादा लेंथी में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीट में इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाता। छोटे छोटे सवाल आपके सामने अगर ऐसे आते हैं तो देख लीजिए। वाटर फ्लोइंग इन ए स्ट्रीम लाइन मैनर थ्रू द कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस ए रेडियस है, ए रेडियस से स्ट्रीम लाइन फ्लो में है। ए प्रेशर डिफरेंस इज पी, प्रेशर डिफरेंस है पी, एंड द रेट ऑफ फ्लो इज क्यू, रेट ऑफ फ्लो है क्यू। इफ द रेडियस इज रिड्यूस टू a/4, अब नया वाला पाइप है जिसका रेडियस मैंने a/4 कर दिया है, बट प्रेशर डिफरेंस बिकम्स 4p, तो नया q डैश क्या होगा। तो तुम्हें लेंदी फॉर्मूला 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो आदत छोड़ दो रामलाल टाइप, सीधा MR स्टार वाली फील्डिंग देखो, सीखो कि रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस का पावर 4 एंड प्रेशर डिफरेंस। तो रेडियस का पावर 4, रेडियस को किया 1/4, तो 1 का पावर 4 मतलब 1/4 को 4 बार गुना करना है, पावर 4 है। और प्रेशर को किया था डबल 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, एक 4 से 4 कटेगा, 4 × 4 16 × 4 64, 64 टाइम्स कम हो जाएगा क्योंकि रेडियस कम हुआ है। रेडियस के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट है बेटा रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इज अ नंबर, है ना, ये दो फोर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है। मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है कि मान लो रो डेंसिटी के लिक्विड को ए क्रॉस सेक्शनल एरिया से v वेलोसिटी का फ्लो कराना चाहते हो तो उसमें आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। तो ये इनर्शियल फोर्स है, मतलब इतना फोर्स चाहिए इसको मूव कराने के लिए। नॉन विस्कस फ्लूइड है तो रो ए वी स्क्वायर फोर्स चाहिए फ्लो कराने के लिए। और जब फ्लो करेगा तो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा रो ए डेल्टा वी बाई एल। मान लो ए है उसका डायमीटर, तो ये हो जाएगा रो ए डेल्टा वी बाई एल। इन दोनों फोर्स के रेशियो को हम कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। इन दोनों फोर्स के रेशियो को हम कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। देखिए रो ए वी स्क्वायर बटा रो ए वी बाई एल, रो ए वी बाई, इसके रेशियो को हम कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बहुत इजीली आप देख सकते हैं, ए से ए कट जाएगा, हाँ सर देख लिया हमने, ए से ए कट गया, और रो से रो भी कट रहेगा, हाँ यार रो से रो भी कट गया, अरे सॉरी 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 आई एम सॉरी, ये रो थोड़ी ना होता है, ईटा होता है, ए वी बाई एल, आई एम सॉरी। तो ये होगा आपका, ऊपर तो होगा रो ए वी स्क्वायर, लेकिन ईटा ए वी बाई एल। अब यहां से कैंसिल करेंगे तो यहां से ए कैंसिल होगा, वी से देखेंगे आप ऊपर है वी स्क्वायर, नीचे वी, तो कैंसिल होगा तो वी बचेगा, एल ऊपर चला जाएगा, तो रो वी एल बाई ईटा, रो वी एल बाई ईटा। देखो रो वी एल वही डायमीटर है, यहाँ पे डी लिखा है, रो वी एल बाई ईटा। ये ज्यादा नहीं पढ़ना, तुमको ये कंसेप्ट पढ़ना है। अब इससे क्या पूछते हैं क्या थ्योरेटिकल बातें हैं कि अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करके 1000 से कम आया तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनर फ्लो होगा, जो पहले क्लास में हमने पढ़ा था। अगर इसका वैल्यू 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, जैसे मोटर से पंप से निकल तो पानी निकल के इधर उधर फैल जाता है, वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 2000 से ज्यादा है तो फ्लो टर्बुलेंट होगा, और बीच में तो उस फ्लो को कहते हैं क्रिटिकल अनस्टेडी। ये टर्बुलेंट में भी जा सकता है, स्टेडी में भी जा सकता है ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर यूनिट एंड डायमेंशनलेस होगा, यूनिट एंड डायमेंशनलेस होगा। इनर्शियल फोर्स रो ए वी स्क्वायर बटा विस्कस फोर्स ईटा ए वी बाई एल के रेशियो को कहते हैं। अगर इसकी वैल्यू 1000 से कम है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन और इनर्शियल है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, मतलब फोर्स फ्लो कराने के लिए ज्यादा लग रहा है, देखो फ्लो कराने के लिए फोर्स ज्यादा लग रहा है लेकिन इसकी विस्कोसिटी वाली फोर्स बहुत कम है, तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, ऐसे विक्षोभ ऐसे कहते हैं, ऐसे फैल जाता है, टर्बुलेंट फ्लो। समझ में आ गया? तो ये सेकंड लेक्चर आपका खत्म हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब फ्लूइड का लास्ट सेक्शन बचा है, सरफेस टेंशन और कैपिलरी राइज, ठीक है, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। धन्यवाद।